नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने सचमुच हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया है। एक ऐसा आविष्कार जिसने जानकारी को हर किसी की पहुंच में ला दिया और हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने का तरीका ही बदल दिया। जी हाँ, आज हम जानेंगे इंटरनेट की कहानी। अब देखिए, हम सब इसे हर दिन हर घंटे इस्तेमाल करते हैं। काम के लिए, पढ़ाई के लिए, मनोरंजन के लिए, दोस्तों परिवार से जुड़े रहने के लिए। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये इंटरनेट असल में है क्या? तो चलिए आज सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो इंटरनेट दुनिया भर में फैले कंप्यूटरों का एक बहुत बड़ा जाल है। पर यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये शब्द, नेटवर्कों का नेटवर्क। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ कुछ कंप्यूटरों का जोड़ नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लाखों करोड़ों छोटे बड़े नेटवर्क्स, जैसे हमारे घर का वाईफाई, ऑफिस का नेटवर्क या किसी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क, इन सबको आपस में जोड़ने वाला एक महासिस्टम है। अच्छा, इसे समझने का एक और बड़ा शानदार तरीका है, सूचना सुपर हाईवे। जरा सोचकर देखिए, जैसे एक हाईवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ती हैं, ठीक उसी तरह इस सुपर हाईवे पर डेटा, मतलब हमारी तस्वीरें, मैसेज, वीडियो, ये सब खरबों पैकेट्स की शक्ल में पलक झपकते ही एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर तय कर लेते हैं। कमाल है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि ये जबरदस्त सूचना सुपर हाईवे आखिर बना कैसे? देखिए, ये कोई एक दिन में तो बना नहीं, इसका अपना एक सफर रहा है। तो चलिए इसके सफर के कुछ सबसे जरूरी पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है साल 1969 में आरपानेट से। ये असल में शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना का एक रिसर्च प्रोजेक्ट था। लेकिन असली क्रांति, असली गेम चेंजर आया 1983 में, जब TCP/IP प्रोटोकॉल बना। ये क्या था? समझिए कि इसने दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में बात करने के लिए एक कॉमन भाषा दे दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे दो अलग अलग देश के लोग एक कॉमन भाषा में बात करते हैं। और फिर आया साल 1989, जब टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW बना दिया। और बस इसी ने इस मुश्किल टेक्नोलॉजी को हम जैसे आम लोगों के लिए इतना आसान और विजुअल बना दिया। ठीक है, तो ये तो हुई दुनिया की कहानी। लेकिन ये सुपर हाईवे हमारे देश भारत में कब और कैसे पहुंचा? भारत में इंटरनेट के आने की भी अपनी एक खास और बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो साल था 1995। जी हाँ, 1995। एक ऐसा साल जिसने भारत में कम्युनिकेशन की एक नई क्रांति की नींव रख थी। बिल्कुल, 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसे हम VSNL के नाम से जानते हैं, उसने भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट सर्विस की शुरुआत की। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब ये ग्लोबल सूचना सुपर हाईवे आधिकारिक तौर पर भारत के घरों और दफ्तरों के लिए खुल गया। और यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। तो इस पूरे सफर की खास बातें क्या रहीं? चलिए फटाफट से दोहराते हैं। पहली बात, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्कों का नेटवर्क है। दूसरी, इसका विकास धीरे धीरे हुआ, आरपानेट से शुरू होकर TCP/IP और वर्ल्ड वाइड वेब जैसे बड़े पड़ावों से गुजरा। तीसरी और बहुत अहम बात, भारत में आम लोगों के लिए इसकी शुरुआत 1995 में VSNL ने की। और इन सब का नतीजा ये है कि आज इंटरनेट दुनिया में जानकारी और बातचीत का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली माध्यम है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर आज इसी वक्त इंटरनेट अचानक से बंद हो जाए तो हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी कैसी होगी? सोचिएगा जरूर। अरे वाह, सोचिए जरा, हमारी दुनिया आज इंटरनेट के बिना कैसी होगी? काम से लेकर मनोरंजन तक सब कुछ तो इसी से जुड़ा है ना? ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुका है। तो आज चलिए इसी अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली नेटवर्क की परतों को खोलते हैं। ये देखते हैं कि आखिर ये हमें जोड़ता कैसे है और हमारी दुनिया को चलाता कैसे है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये इंटरनेट है क्या? मतलब असल में ये काम कैसे करता है? ये एक ऐसा अदृश्य धागा है जिसने हमें और दुनिया भर की जानकारी को एक साथ बांध रखा है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इस डिजिटल दुनिया से जुड़ना कैसे है? मतलब इंटरनेट तक पहुंचने के लिए एक फिजिकल कनेक्शन तो चाहिए ही होता है ना? तो हमारा पहला पड़ाव यही है, ऑनलाइन कैसे जुड़ें और इसके अलग अलग रास्ते क्या क्या हैं।
इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन एक ही शहर तक जाने वाले अलग अलग रास्तों की तरह हैं। आप सोचिए, कुछ रास्ते तंग गलियों जैसे एकदम धीमे और कुछ एकदम चौड़े सुपर हाईवे की तरह बहुत तेज। मंजिल तो सबकी एक ही है, लेकिन सफर का मजा, उसका अनुभव और हाँ रफ्तार, वो तो बिल्कुल अलग अलग होती है। अच्छा, अब जरा कनेक्शन की रफ्तार को देखते हैं। एक तरफ वो पुराना डायल अप कनेक्शन याद है, कछुए की चाल चलता था, जब डेटा टेलीफोन की तांबे की तारों पर बहुत ही धीरे धीरे चलता था। और दूसरी तरफ है आज का फाइबर ऑप्टिक। भाई ये तो सुपर हाईवे है, जहां जानकारी रोशनी की रफ्तार से कांच के पतले पतले तारों से गुजरती है। ये फर्क ही अपने आप में बताता है कि टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है। तो आज के ज़माने में इंटरनेट तक पहुंचने के कई मॉडर्न रास्ते हैं। जैसे घरों और ऑफिस के लिए ब्रॉडबैंड तो अब एक स्टैंडर्ड सा बन गया है। जिन्हें सबसे तेज स्पीड चाहिए उनके लिए फाइबर ऑप्टिक है। और वाईफाई, वो तो हमें बिना तारों के वायरलेस तरीके से जोड़ता है। और हाँ, मोबाइल डेटा जैसे 4G और अब तो 5G, ये हमें कहीं भी कभी भी ऑनलाइन रहने की पूरी आज़ादी देता है। चलो भाई, कनेक्शन तो मिल गया, पर अब सवाल ये है कि इस हाईवे पे चलकर हम पहुंचते कहाँ हैं। तो चलिए अब इंटरनेट के इस विशाल दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि वहां कौन कौन सी कमाल की सर्विसेज हमारा इंतजार कर रही हैं। देखिए, जब ज्यादातर लोग इंटरनेट कहते हैं ना, तो असल में वो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW की बात कर रहे होते हैं। इसे एक बहुत बड़ी आपस में जुड़ी हुई लाइब्रेरी समझ लीजिए, जिसमें जानकारी भी है, दुकानें भी हैं और मनोरंजन भी है। यहीं पर तो हम सब वेबसाइट्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और कुछ भी सर्च करते हैं। वेब के अलावा एक और बहुत ही जरूरी सर्विस है, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है ये? अरे ये तो इंटरनेट की डिजिटल पोस्ट ऑफिस सर्विस है। इसने तो संदेश भेजने और पाने के तरीके में क्रांति ही ला दी। चिट्ठियां अब सेकंडों में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाती हैं। कमाल है। लेकिन क्या इंटरनेट की दुनिया बस वेब ब्राउजिंग और ईमेल तक ही है? बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे कुछ और भी पावरफुल सर्विसेज काम करती हैं। ये वो चीजें हैं जो हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस को मुमकिन बनाती हैं, भले ही हम उन्हें रोज-रोज सीधे तौर पर देखते ना हों। इन्हीं में से एक है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये क्या भला है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये बड़ी-बड़ी डिजिटल फाइलों के लिए एक स्पेशल कुरियर सर्विस हो। जब वेबसाइट बनाने वाले लोग या बड़ी-बड़ी कंपनियां भारी भरकम डेटा को एक सर्वर से दूसरे पर भेजती हैं, तो वो अक्सर इसी का इस्तेमाल करते हैं। और वॉइप यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में क्या ख्याल है? ये तो वो कमाल की टेक्नोलॉजी है जो हमारी आवाज़ को छोटे-छोटे डेटा पैकेट्स में बदलकर इंटरनेट पर भेज देती है। मतलब जब भी कोई व्हाट्सएप कॉल या जूम मीटिंग करता है, तो असल में इसी वॉइप का इस्तेमाल हो रहा होता है। एक और पुरानी लेकिन बहुत ही फाउंडेशनल सर्विस है टेलनेट। ये आप कह सकते हैं कि किसी दूसरे कंप्यूटर में दूर से लॉगिन करने और उसे कमांड देने का एक शुरुआती तरीका था। हाँ, ये बात सही है कि आज सिक्योरिटी की वजह से इसका इस्तेमाल कम हो गया है, लेकिन इसने रिमोट एक्सेस की उस पावर की नींव रखी जिसे आज हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में ई-कॉमर्स। अरे ये तो इंटरनेट का वो हलचल भरा बाजार है जहां सब कुछ खरीदा और बेचा जाता है। Amazon से लेकर हमारी गली की दुकानों तक इसने हमारे शॉपिंग करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सच कहूं तो पूरी दुनिया की दुकान अब हमारी उंगलियों पर आ गई है। तो देखा, हमने कनेक्शन के रास्तों से लेकर इंटरनेट की दुनिया में मौजूद सर्विसेज तक का एक छोटा सा सफर तय किया। हमने ये समझा कि हम जुड़ते कैसे हैं और जुड़ने के बाद क्या-क्या कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी तो कभी रुकती नहीं है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या है? भविष्य में क्या होने वाला है? जरा सोचिए, जैसे जैसे 5G और उससे भी आगे की टेक्नोलॉजी कनेक्शन को और तेज कर रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सर्विसेज और भी ज्यादा स्मार्ट हो रही हैं, तो इंटरनेट हमारी दुनिया को आगे कैसे बदलेगा? क्या ये सेल्फ ड्राइविंग कारों को चलाएगा या हमारे शहरों को एकदम स्मार्ट बना देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन इसके बारे में सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है। कई लोगों को लगता है कि इंटरनेट एक जादू की तरह है ना? बस एक क्लिक किया और दुनिया भर की जानकारी सामने। पर यह कोई जादू नहीं है, ये कुछ नियमों पर चलता है। ऐसे अदृश्य नियम जो तय करते हैं कि हमारा हर एक क्लिक कैसे काम करता है। तो आज हम उन्हीं छिपे हुए प्रोटोकॉल्स की दुनिया में उतरने वाले हैं जो हमारी पूरी ऑनलाइन जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं या एक मैसेज भेजते हैं, तो असल में होता क्या है?
ये काम दिखने में तो बहुत मामूली सा लगता है, लेकिन उस एक क्लिक के पीछे न जाने कितने काम एक साथ शुरू हो जाते हैं। ये सब मुमकिन हो पाता है एक अदृश्य टीम की वजह से। इन्हें हम कह सकते हैं इंटरनेट के स्पेशलिस्ट्स। जी हाँ, और इन स्पेशलिस्ट्स को ही हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। सोच कर देखिए, हर प्रोटोकॉल एक एक्सपर्ट की तरह है जिसका एक बहुत ही खास काम है। तो सवाल उठता है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये नियमों का एक सेट है जो ये तय करता है कि इंटरनेट पर डेटा कैसे भेजा और रिसीव किया जाएगा। ये एक तरह से एक कॉमन भाषा है जो हमारे लैपटॉप, फोन और दुनिया भर के सर्वर्स को एक दूसरे से बात करने में मदद करती है। तो चलिए मिलते हैं हमारी टीम के पहले स्पेशलिस्ट ग्रुप से। ये हैं वेब और ईमेल प्रोटोकॉल, जिन्हें हम इंटरनेट का सामने का दरवाजा और मेल रूम भी कह सकते हैं। जब भी कोई वेबसाइट खोली जाती है ना, तो समझ लीजिए कि HTTP अपना काम कर रहा है। ये वही प्रोटोकॉल है जो वेब पेज लोड करता है। लेकिन अगर ऑनलाइन बैंकिंग या शॉपिंग जैसी कोई चीज कर रहे हैं, तो ये जरूर देखना चाहिए कि एड्रेस में HTTPS हो। वो जो आखिर में S लगा है ना, उसका मतलब है सिक्योर, यानी हमारी जानकारी पूरी तरह से सेफ और एन्क्रिप्टेड है। और ईमेल का क्या? हमारा डिजिटल मेल सिस्टम कैसे काम करता है? वेल, SMTP ईमेल भेजने वाला स्पेशलिस्ट है, ठीक वैसे ही जैसे हम लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालते हैं। और POP3 या IMAP ये हैं ईमेल पाने वाले स्पेशलिस्ट, जो डाकिया बन के हमारी चिट्ठी हम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं उस दुनिया में जहां सारा भारी भरकम काम होता है, यानी हमारी टीम का लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। यहां मिलते हैं असली हैवी लिफ्टर से। TCP/IP का काम है डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, जिन्हें पैकेट्स कहते हैं, और फिर यह पक्का करना कि वो सही जगह पहुंच जाएं। और एक दूसरा स्पेशलिस्ट है FTP। इसका काम सिर्फ एक है, बड़ी बड़ी फाइलों को ट्रांसफर करना, जैसे कि किसी वेबसाइट पर फोटो अपलोड करते वक्त। अब बात करते हैं एक बड़ी बहस की, स्पीड या फिर रिलायबिलिटी, मतलब तेजी चाहिए या भरोसा। ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के दो अलग अलग तरीकों के बारे में है, और यहीं पर UDP और TCP का रोल आता है। तो इन दोनों में मेन फर्क क्या है, चलिए देखते हैं। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बहुत भरोसेमंद है। ये कंफर्म करता है कि भेजा हुआ हर डेटा पैकेट पहुंचा या नहीं। वहीं UDP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल भेजो और भूल जाओ वाले सिद्धांत पर काम करता है। ये बहुत तेज है, लेकिन डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं। TCP एक फ़ोन कॉल की तरह है, पहले एक पक्का कनेक्शन बनाता है, फिर डेटा भेजता है। और UDP वो एक पोस्ट कार्ड की तरह है, बस भेज दिया और उम्मीद की कि पहुंच ही जाएगा। तो पूरी कहानी बस इस एक सवाल पर आकर टिक जाती है, कोई चीज़ तेजी से चाहिए या फिर एकदम परफेक्ट चाहिए? और यही सवाल हमें बताता है कि इन्हें इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। जहाँ स्पीड सब कुछ है, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग में, वहाँ UDP का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ अगर एक आध फ्रेम मिस भी हो गया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ हर एक बिट का पहुँचना ज़रूरी है, जैसे वेब पेज लोड करते समय या ईमेल भेजते वक्त, वहाँ सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद TCP का ही इस्तेमाल होता है। चलिए अब मिलते हैं अपनी टीम के एक और बहुत ज़रूरी मेंबर, एक तरह के ट्रबल शूटर से, यानी ICMP से। इसका काम है नेटवर्क की सेहत पर नज़र रखना और कोई भी प्रॉब्लम होने पर रिपोर्ट करना। इसे आप टीम का डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट समझ सकते हैं। ये नेटवर्क का हेल्थ मॉनिटर है जो बताता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है या कहीं कोई गड़बड़ है। इसका सबसे बढ़िया और आम एग्जाम्पल है पिंग कमांड। जब कोई किसी सर्वर को पिंग करता है तो वो असल में ICMP का ही इस्तेमाल करके पूछ रहा होता है, हेलो, क्या तुम वहां हो? क्या तुम तक पहुंचा जा सकता है? ये ICMP का एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूज है। तो अब ये तो साफ हो गया है कि इंटरनेट कोई जादूवादी नहीं है। ये इन सभी अदृश्य प्रोटोकॉल्स का एक बहुत ही बेहतरीन टीम एफर्ट है। ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि हमारा डेटा सही सलामत और तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या इन नियमों के बिना इंटरनेट का काम करना मुमकिन भी होता? जरा सोचिए कि कैसे ये अदृश्य नियम हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को आपस में जोड़े हुए हैं। कभी सोचा है जैसे ही हम अपना फोन या लैपटॉप ऑन करते हैं, वो मैजिकली पूरी दुनिया से कैसे जुड़ जाता है? ये कोई जादू नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही मजेदार पहेली है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल वही है, आखिर कोई डिवाइस नेटवर्क से जुड़ता कैसे है? इसका जवाब छिपा है कुछ बहुत ही स्मार्ट, मतलब बहुत ही होशियार समाधानों की एक पूरी चेन में। और इन्हीं समाधानों को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। ये कह सकते हैं वो अनदेखे नियम हैं जिनकी वजह से इंटरनेट चल पाता है।
ठीक है, तो इस पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती क्या है। इंटरनेट की इतनी बड़ी दुनिया में अगर किसी डिवाइस को शामिल होना है तो उसे एक पहचान चाहिए, है ना? एक यूनिक एड्रेस। अब बिना पते के तो कोई चिट्ठी भी नहीं पहुंचती, तो डेटा कैसे पहुंचेगा? नामुमकिन है। और बस यहीं पे एंट्री होती है हमारे पहले प्रोटोकॉल की, जिसका नाम है DHCP। अब ये DHCP क्या है, समझिए। ये नेटवर्क का मैनेजर है। जैसे ही कोई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है, DHCP फौरन उसे एक टेम्परेरी IP एड्रेस दे देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बड़ी पार्टी में एंट्री करते ही आपको एक नेम टैग मिल जाए, ताकि सब आपको पहचान सके। सोचिए, अगर वो टैग ना हो तो डिवाइस तो नेटवर्क की भीड़ में गुम हो जाएगा ना। चलो, ये तो बढ़िया हो गया, डिवाइस को अपना IP एड्रेस मिल गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो बस आधा काम हुआ है। असली सवाल तो अब आता है, इस IP एड्रेस का इस्तेमाल करके दूसरे डिवाइसेस का एक्चुअल हार्डवेयर एड्रेस, मतलब उनका फिजिकल पता कैसे लगाया जाए। इस काम के लिए मैदान में उतरता है ARP, यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसको ऐसे समझिए, जो IP एड्रेस है वो तो हो गया घर का पता, लेकिन जो मैक एड्रेस है वो है उस डिवाइस का एक यूनिक सरकारी ID कार्ड जो कभी नहीं बदलता। तो ARP का काम क्या है? ARP ही वो जरूरी सर्विस है जो घर के पते को उस ID कार्ड से लिंक करती है, ताकि डेटा बिल्कुल सही डिवाइस तक पहुंचे, इधर उधर ना भटके। वैसे इसका एक उल्टा भी होता था, RARP, पर वो अब कह सकते हैं चलन से बाहर हो चुका है। तो ठीक है, अब हमारा डिवाइस कनेक्ट भी हो गया और वो दूसरों को ढूंढ भी सकता है। लेकिन अब आता है अगला और शायद सबसे जरूरी पड़ाव, सिक्योरिटी। किसी दूसरी मशीन में दूर बैठे बैठे लॉगिन करना है तो वो सुरक्षित तरीके से कैसे हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, पहले के ज़माने में टेलनेट इस्तेमाल होता था। काम तो ये भी रिमोट लॉगिन का ही करता था, पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं था। मतलब कोई भी बातचीत को बीच में ही सुन सकता था, हैक कर सकता था। अब इसी कमी को दूर करने के लिए आया SSH, यानी सिक्योर शेल। SSH क्या करता है? ये कनेक्शन को पूरी तरह से एन्क्रिप्ट कर देता है, ताला लगा देता है। इससे सारा डेटा एकदम सेफ रहता है। सीधी सी बात है, सिक्योरिटी सबसे पहले आती है, और इसीलिए आज SSH ने टेलनेट को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, तो अब सोचिए, सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, आपस में सिक्योर तरीके से बात भी कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। पर इस पूरे नेटवर्क की हेल्थ का ध्यान कौन रखता है? मतलब सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये कौन देखता है? कौन है इस नेटवर्क का मैनेजर? और इसका जवाब है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। आप इसे नेटवर्क का सुपरवाइजर समझ लीजिए। यही वो प्रोटोकॉल है जो सिस्टम एडमिन को पावर देता है कि वो नेटवर्क के सारे डिवाइसेस, जैसे कि राउटर्स, स्विच, इन सब पर नजर रख सकें और उन्हें मैनेज कर सकें, ताकि पूरा सिस्टम मक्खन की तरह चलता रहे। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने अलग अलग प्रोटोकॉल्स को, पहेली के अलग अलग टुकड़ों को समझा। पर सवाल ये है कि ये सब एक साथ मिलकर इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि असल बात ये है कि ये अकेले अकेले काम नहीं करते, ये एक टीम की तरह काम करते हैं, और यही इनकी असली पावर है। चलिए, तो एक फटाफट रिकैप करते हैं इस पूरे सफ़र का। सबसे पहले DHCP ने एड्रेस दिया, फिर ARP ने उस एड्रेस पर डिवाइस को खोज निकाला, उसके बाद SSH ने कनेक्शन को एकदम सिक्योर बनाया, और आखिर में SNMP ने पूरे नेटवर्क को संभाला। ये सब जब एक साथ मिलके काम करते हैं, तभी हमें वो स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो अगली बार जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, पर्दे के पीछे ये जो अनदेखे प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं, यही हमारे डिजिटल वर्ल्ड की बुनियाद हैं। और ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है, क्या इनके बिना आज की दुनिया वैसी हो सकती थी जैसी हम आज देखते हैं? कभी सोचा है कि जब हम कोई ईमेल भेजते हैं या वीडियो कॉल करते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि कुछ अदृश्य नियमों का एक सेट है, जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो आज हम इन्हीं कुछ जरूरी प्रोटोकॉल्स के पीछे के राज को समझने वाले हैं, जो हमारी इस डिजिटल दुनिया को चला रहे हैं। हम 4 मेन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनेट पर मौजूद सारे डिवाइस एक ही टाइम पर कैसे चलते हैं। फिर ईमेल एक्सेस करने के 2 तरीकों के बीच का फर्क समझेंगे। इसके बाद जानेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपना डेटा कैसे मैनेज करती हैं, और आखिर में लाइव वीडियो और वॉइस कॉल के पीछे की टेक्नोलॉजी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक
और शायद सबसे जरूरी चीज से, इंटरनेट को ठीक से चलाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उससे जुड़े हर डिवाइस का टाइम बिल्कुल सटीक और एक जैसा हो। और ये सब मुमकिन होता है NTP यानी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल की वजह से। ये प्रोटोकॉल इंटरनेट की ग्लोबल घड़ी की तरह काम करता है। मतलब ये पक्का करता है कि दुनिया भर में अरबों डिवाइसों का टाइम मिलीसेकंड्स तक एक दूसरे से मैच करे। और मजे की बात यह है कि ये 1985 से मौजूद है, जो इसे इंटरनेट के सबसे पुराने और भरोसेमंद प्रोटोकॉल्स में से एक बनाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है? अच्छा, इसके बिना जो सिक्योर एन्क्रिप्शन होता है वो काम ही नहीं करेगा। यानी ऑनलाइन बैंकिंग या शॉपिंग बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगी। हमारे ईमेल पर गलत टाइम दिखेगा, जिससे कितनी कंफ्यूजन हो सकती है। तो असल में NTP हमारी डिजिटल दुनिया की वो नींव है जो दिखती तो नहीं, पर चुपचाप हमारी सिक्योरिटी और सिस्टम को बनाए रखती है। चलिए अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, ईमेल। पर क्या कभी इस पर ध्यान दिया है कि हम अलग-अलग डिवाइस पर अपनी ईमेल कैसे देख पाते हैं? इसके पीछे दो मेन प्रोटोकॉल काम करते हैं, और हम कौन सा चुनते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम काम कैसे करना चाहते हैं। पहला है POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसे ऐसे समझिए जैसे आप पोस्ट ऑफिस गए और अपनी सारी चिट्ठियां उठाकर घर ले आए। एक बार जब POP3 आपकी ईमेल को कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लेता है तो वो सर्वर से हट जाती हैं और सिर्फ आपकी उसी एक डिवाइस पर रहती हैं। और दूसरा तरीका है IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब ये थोड़ा अलग है। ये पोस्ट ऑफिस में एक PO बॉक्स रखने जैसा है। आपकी ईमेल सर्वर पर ही सेफ रहती हैं और आप उन्हें किसी भी डिवाइस से देख सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, फोन हो या टैबलेट। और आप जो भी बदलाव करते हैं, जैसे किसी ईमेल को पढ़ लिया या डिलीट कर दिया, वो फौरन सभी डिवाइस पर सिंक हो जाता है। यही वजह है कि जीमेल जैसी मॉडर्न सर्विसेज डिफ़ॉल्ट रूप से IMAP ही इस्तेमाल करते हैं। और ये स्लाइड दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। सीधी सी बात है, POP3 तब बेस्ट है जब आप मेनली एक ही डिवाइस इस्तेमाल करते हैं और आपको ऑफलाइन एक्सेस चाहिए। वहीं IMAP आज की मल्टी डिवाइस दुनिया के लिए बनाया गया है, जहां हमें हर जगह से अपने इनबॉक्स का एक जैसा एक्सेस चाहिए। अच्छा, ईमेल से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि बड़ी-बड़ी कंपनियां और संगठन अपनी अंदरूनी जानकारी, जैसे कि एम्प्लॉय डायरेक्टरी या एक्सेस परमिशन, को कैसे मैनेज करते हैं। यहां काम आता है LDP यानी लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। इसे किसी कंपनी की डिजिटल फोन बुक की तरह समझिए। ये जानकारी को खोजने का एक स्टैंडर्ड तरीका देता है। कभी सोचा है कि ऑफिस में एक बार लॉगिन करने पर ही आपको कई सिस्टम्स का एक्सेस कैसे मिल जाता है? ज्यादातर मामलों में इसके पीछे LDP ही काम कर रहा होता है, जो आपकी पहचान को वेरीफाई करता है। और अब आते हैं हमारे आज के आखिरी और सबसे मजेदार टॉपिक पर। वॉइस और वीडियो कॉल या लाइव स्ट्रीमिंग को कौन सी टेक्नोलॉजी मुमकिन बनाती है? असल में ये 3 प्रोटोकॉल्स की एक शानदार टीम है जो मिलकर काम करती है। इसे एक टीम की तरह देखिए। सबसे पहले SIP कॉल शुरू करता है। समझ लीजिए ये फोन की घंटी बजाता है और ये पक्का करता है कि दूसरी तरफ कोई सुनने वाला है। जैसे ही कनेक्शन बन जाता है, RTP अपना असली जादू दिखाता है। ये ऑडियो और वीडियो डेटा के छोटे छोटे पैकेट भेजना शुरू कर देता है। और इसी बीच RTSP एक रिमोट कंट्रोल की तरह उस स्ट्रीम पर हमें कंट्रोल देता है, जिससे हम वीडियो को प्ले, पॉज या रोक सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। NTP हमारी डिजिटल दुनिया की घड़ियों को एक साथ रखता है। POP3 और IMAP तय करते हैं कि हम अपनी ईमेल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। LDAP कंपनियों को अपना डेटा ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। और SIP, RTP और RTSP की तिकड़ी हमें रियल टाइम में एक दूसरे से कनेक्ट होने देती है। ये प्रोटोकॉल दशकों से इंटरनेट की बुनियाद रहे हैं, जो चुपचाप बैकग्राउंड में अपना काम कर रहे हैं। पर इससे एक सवाल जरूर उठता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं, क्या ये नियम हमेशा काम आएंगे? या फिर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मेटावर्स के लिए बिल्कुल नए प्रोटोकॉल बनते हुए देखेंगे? खैर, भविष्य जो भी हो, इन अदृश्य नियमों को समझना हमारी इस कनेक्टेड दुनिया को समझना है। हेलो, कभी सोचा है जब हम अपने दोस्त को कोई तस्वीर भेजते हैं या अपनी पसंदीदा फिल्म स्ट्रीम करते हैं तो ये सब होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे हैं इंटरनेट के कुछ बहुत ही पावरफुल अदृश्य नियम, जिन्हें कहते हैं प्रोटोकॉल्स। आज हम इन्हीं गुप्त कोड को डिकोड करने वाले हैं। सवाल तो ये बड़ा है ना? और इसका जवाब छिपा है इन बेसिक प्रोटोकॉल्स को समझने में। यही वो रूल्स हैं जो ये पक्का करते हैं कि हमारा ईमेल हमारे दोस्त तक पहुंचे और हमारी पसंदीदा वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर लोड हो जाए। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं।
देखिए, आज के इंटरनेट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। कुछ प्रोटोकॉल अब भले ही पुराने लगे, लेकिन उन्होंने ही आज की इस डिजिटल दुनिया की नींव रखी थी। एनएनटीपी को ना इंटरनेट का शुरुआती सोशल मीडिया समझिए। ये टेक्स्ट पर आधारित फोरम थे जहां दुनिया भर के लोग जानकारी और अपने विचार शेयर करते थे। मतलब ये आज के रेडिट या फोरम का एक तरह से पूर्वज था। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था, ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड था, यानी इसका कोई एक मालिक नहीं था। और फिर था गोफर। आज हम जो वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं ना, गोफर उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्वज था। ये जानकारी को एक मेन्यू बेस्ड सिस्टम में ऑर्गेनाइज करता था, जिससे फाइलों को खोजना काफ़ी आसान हो जाता था। लेकिन टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज़ी से बदलती है। जैसे ही वर्ल्ड वाइड वेब और उसका हाइपरलिंक वाला सिस्टम पॉपुलर हुआ, गॉफर जैसी चीज़ें देखते ही देखते पुरानी पड़ गईं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि इंटरनेट कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है, हमेशा बेहतर और तेज़ तरीकों की तलाश में। तो चलिए अब वापस आज के ज़माने में आते हैं और उन पावरफुल प्रोटोकॉल्स पर फोकस करते हैं जो आज के इस विशाल ग्लोबल नेटवर्क की जान है। ये हमारे डिजिटल जीवन के असली हीरो है, समझिए। बीजीपी को इंटरनेट की ग्लोबल पोस्टल सर्विस की तरह सोचिए। जब हम विदेश में किसी को ईमेल भेजते हैं तो बीजीपी ये पता लगाता है कि उस डेटा पैकेट को वहां तक पहुंचाने का सबसे अच्छा और सबसे तेज रास्ता कौन सा है। असल में यही पूरे इंटरनेट को एक साथ जोड़े रखता है। अच्छा, अगर बीजेपी ग्लोबल पोस्टल सर्विस है तो ओएसपीएफ एक इंटरनल ऑफिस मेल सिस्टम जैसा है। ये एक ही बिल्डिंग या एक ही कंपनी के अंदर मेल को बहुत ही कुशलता से डिलीवर करने के लिए बना है। ये डेटा को किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने नेटवर्क के अंदर तेजी से पहुंचाता है। तो यहाँ समझने वाली मेन बात यह है कि बीजीपी अलग-अलग नेटवर्क्स के बीच बात कराता है, जिससे पूरा इंटरनेट कनेक्ट होता है, जबकि ओएसपीएफ एक ही नेटवर्क के अंदर काम करता है। एक ग्लोबल है तो दूसरा लोकल। सिंपल। इंटरनेट की दुनिया में स्पीड ही सब कुछ है ना? तो सवाल ये है कि हम डेटा को और भी तेजी से कैसे भेज सकते हैं? इसका जवाब एक और बहुत ही स्मार्ट प्रोटोकॉल में छिपा है। MPLS को इंटरनेट हाईवे पर एक खास फास्ट पास या एक्सप्रेस लेन की तरह समझिए। ये डेटा पैकेट्स को एक छोटा सा लेबल दे देता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी पैकेज पर एक स्पेशल स्टिकर लगा दिया जाता है ताकि वो जल्दी से सॉर्ट हो जाए। इससे राउटर्स को लंबा चौड़ा पता पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती और वो उसे फटाफट आगे भेज देते हैं। नतीजा, तेज और ज्यादा भरोसेमंद डेटा डिलीवरी। ठीक है, अब एक रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हो जाइए। ये सेक्शन खास तौर पर जल्दी से याद रखने के लिए बनाया गया है, बिल्कुल एग्जाम नोट्स की तरह। हम कुछ सबसे आम प्रोटोकॉल जोड़ियों की सीधे सीधे तुलना करेंगे। टीसीपी बनाम यूडीपी। यहाँ मेन मुकाबला है भरोसे और रफ्तार का। टीसीपी भरोसेमंद है, ये हर डेटा पैकेट की डिलीवरी कंफर्म करता है, बिल्कुल एक रजिस्टर्ड चिट्ठी की तरह। वहीं यूडीपी तेज है, ये बस डेटा भेजता जाता है, इस बात की परवाह किए बिना कि सब कुछ पहुंचाया नहीं, जैसे कोई पोस्ट कार्ड। इसीलिए वीडियो स्ट्रीमिंग में यूडीपी का इस्तेमाल होता है। स्क्रीन पर कुछ पिक्सल का गायब हो जाना वीडियो के रुक रुक के चलने से तो बेहतर ही है। ये बहुत बहुत जरूरी है। HTTPS में जो S है उसका मतलब है सिक्योर, यानी सुरक्षित। जब भी कोई HTTPS वेबसाइट खुलती है तो इसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन एन्क्रिप्टेड है। इससे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी जानकारी सेफ रहती है। ऑनलाइन शॉपिंग या बैंकिंग करते समय एड्रेस बार में उस छोटे से ताले और S पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। ये प्रोटोकॉल ईमेल के लिए है। POP3 हमारे ईमेल को डिवाइस पर डाउनलोड कर लेता है, जैसे हम अपने घर के लेटर बॉक्स से चिट्ठियां निकाल लेते हैं। एक बार डाउनलोड हो गए तो वो उसी डिवाइस पर रहते हैं। दूसरी तरफ है IMAP, जो हमारे ईमेल सर्वर पर ही रखता है। ये एक क्लाउड लॉकर की तरह है, जिसे हम अपने फोन, लैपटॉप या किसी भी डिवाइस से खोलकर देख सकते हैं। ये दोनों ही दूर बैठे किसी कंप्यूटर को एक्सेस करने के काम आते हैं। लेकिन टेलनेट पर अपना पासवर्ड भेजना ऐसा है जैसे उसे पोस्ट कार्ड पर लिखकर भेजना। रास्ते में कोई भी पढ़ सकता है। वहीं SSH हमारे पासवर्ड को एक सील बंद, बख्तरबंद सूटकेस में भेजने जैसा है। ये कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करता है ताकि सारी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसीलिए हमेशा टेलनेट की जगह SSH का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमने बहुत सारे तकनीकी शब्दों के बारे में बात की, लेकिन ये सब असल में मायने क्यों रखता है? ये सिर्फ इंजीनियरों के लिए नहीं है, ये हमारी डिजिटल दुनिया को समझने के बारे में है।
तो जैसा हमने देखा, ये प्रोटोकॉल सिर्फ कुछ टेक्निकल शब्द नहीं हैं, ये हमारी डिजिटल दुनिया की नींव हैं। यही तय करते हैं कि हम कैसे सुरक्षित शॉपिंग करते हैं, कैसे दुनिया भर में दोस्तों से जुड़ते हैं और कैसे इंटरनेट की अथाह जानकारी तक पहुंच पाते हैं। हम जो भी ऑनलाइन काम करते हैं, उसके पीछे इनमें से कोई ना कोई प्रोटोकॉल चुपचाप और पूरी कुशलता से अपना काम कर रहा होता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी के आने से इन नियमों को भी बदलना होगा। तो भविष्य में डेटा की सुरक्षा, स्पीड और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से निपटने के लिए कौन से नए प्रोटोकॉल सामने आएंगे? ये वो सवाल है जो इंटरनेट के अगले दौर की कहानी लिखेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कभी सोचा है कि जब हम किसी वेबसाइट का नाम टाइप करके एंटर दबाते हैं तो उस 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में आखिर होता क्या है? आज हम इसी गुप्त और तेज रफ्तार सफर का पर्दाफाश करने वाले हैं। यही वो सवाल है जो हमें इस सफर पर ले जाएगा। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे हम अब परत दर परत खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस सफर को शुरू करने के लिए सबसे पहले उस डिजिटल दुनिया को समझना होगा जिसमें हम गोता लगाने वाले हैं। इसे एक बहुत बड़े, कभी ना खत्म होने वाले शहर की तरह सोच सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब या WWW उस शहर की एक बहुत बड़ी ग्लोबल लाइब्रेरी की तरह है। यही हमारी मंजिल है, जहां खरबों वेब पेज मतलब जानकारी की किताबें एक दूसरे से जुड़ी हुई रखी हैं। और उस बहुत बड़ी लाइब्रेरी में किसी खास किताब तक पहुंचने के लिए हमें एक पते की जरूरत तो पड़ेगी, है ना? URL वही सटीक पता है। ये हमारे ब्राउज़र को साफ साफ बताता है कि उसे उस विशाल शहर में आखिर जाना कहाँ है। तो ठीक है, अब हमें अपनी मंजिल और उसका पता दोनों मालूम है। तो अब बात करते हैं उस गाड़ी की जो हमें वहां तक ले जाएगी। यह हमारे डिजिटल सफर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। वेब ब्राउज़र ही वो जरूरी टूल है, हमारी गाड़ी, जो वेब कोड की मुश्किल भाषा को समझती है और उससे हमारी स्क्रीन पर एक सुंदर, पढ़ने लायक पेज में बदल देती है। इसके बिना वेब बस कोड का एक उलझा हुआ जाल गुता। गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। हम रोज इनका इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है इस जानकारी तक पहुंचने के लिए भी अभी एक का इस्तेमाल हो रहा हो। यही वो भरोसेमंद गाड़ियां हैं जो हमें इंटरनेट की सड़कों पर दौड़ाती हैं। तो अब जब हम अपनी गाड़ी से अच्छी तरह वाकिफ हो गए हैं, तो चलिए इस रहस्य की अगली और शायद सबसे मजेदार परत पर चलते हैं। ये समझना कि कंप्यूटर अपनी भाषा में मंजिलों की पहचान कैसे करते हैं, क्योंकि वो भाषा हमारी भाषा से बहुत अलग है। पता है, एक बड़ी मजेदार बात यह है कि हम जो नाम आसानी से याद रख लेते हैं, जैसे google.com, कंप्यूटर उन्हें समझते ही नहीं। उनकी दुनिया नंबरों की है, एक ऐसी भाषा जो हमारे लिए उतनी सीधी नहीं है। तो किसी भी वेबसाइट का असली डिजिटल पता होता है IP एड्रेस। इंटरनेट पर हर सर्वर, हर डिवाइस की पहचान इसी यूनिक नंबर से होती है। ठीक वैसे ही जैसे हर घर का अपना एक अलग पता होता है। अब IP एड्रेस भी 2 तरह के होते हैं। पुराना वाला IPv4 जो लगभग 4.3 अरब एड्रेस दे सकता था। सुनने में ये बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन जब हर फोन, हर स्मार्ट टीवी, हर घड़ी को अपना एक पता चाहिए, तो ये नंबर तो बहुत जल्दी खत्म हो गए। समझ लीजिए कि इंटरनेट पर ट्रैफिक जैम लग गया। इसीलिए आया IPv6, जिसके पास इतने ज्यादा एड्रेस हैं कि वो शायद कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर हमारी भाषा शब्दों की है और कंप्यूटर की नंबरों की, तो फिर ये दोनों आपस में बात कैसे करते हैं? यहीं पर इस कहानी का एक बहुत जरूरी किरदार आता है। सवाल ये है, google.com जैसा इंसानी नाम कंप्यूटर के समझने लायक नंबर में बदलता कैसे है? यकीन मानिए, ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जादुई हिस्सा है। तो मिलिए DNS से, यानी डोमेन नेम सिस्टम। इसे इंटरनेट का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर या एक सुपर फास्ट एड्रेस बुक भी कह सकते हैं। यही वो कमाल का सिस्टम है जो google.com को पलक झपकते ही उसके असली IP एड्रेस में बदल देता है। तो होता क्या है? सबसे पहले हम ब्राउज़र में एक नाम डालते हैं। ब्राउज़र फौरन DNS से पूछता है, भाई इस नाम का नंबर क्या है? और DNS तुरंत सही IP एड्रेस बता देता है। ये सब कुछ 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में हो जाता है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि उस एक क्लिक के पीछे की पूरी कहानी आखिर है क्या। तो पूरी यात्रा कुछ ऐसी दिखती है।
हम पता यानी यूआरएल बताते हैं, हमारी गाड़ी यानी ब्राउज़र, एड्रेस बुक यानी डीएनएस से रास्ता पूछती है, एड्रेस बुक मशीन का सही पता यानी आईपी एड्रेस देती है, और हमारी गाड़ी फौरन उस पते पर पहुंचकर हमारे लिए वेब पेज ले आती है। सब कुछ एक पल में। ये पूरी प्रक्रिया एक अदृश्य और कमाल की बुनियाद पर टिकी है। लेकिन जरा सोचिए, जैसे जैसे अरबों नई डिवाइसें हमारी कारों से लेकर हमारे फ्रिज तक ऑनलाइन आ रही हैं, इस बुनियाद पर कितना दबाव पड़ रहा होगा? क्या ये सिस्टम हमेशा इतनी ही तेजी से काम कर पाएगा, या हम इंटरनेट के एक बिल्कुल नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं जहां सब कुछ फिर से आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की, वो टेक्नोलॉजी जो हमारी नहीं पूरी दुनिया को चला रही है। सोचिए, ये हमारे हर पल का, हर काम का हिस्सा है। पर सवाल ये है कि क्या ये हमेशा हमारे लिए अच्छा है? चलिए इसी को समझते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए कि दुनिया बिना इंटरनेट के कैसी होगी। कोई गूगल मैप्स नहीं, कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं, और तो और दोस्तों से कोई वीडियो कॉल भी नहीं। सच कहूं तो अब इसके बिना अपनी जिंदगी को सोच पाना भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो इसके फायदे और नुकसान पर जाने से पहले क्यों ना एक नज़र इस पर डालें कि इंटरनेट असल में हमारी जिंदगी में कितना अंदर तक घुस चुका है, मतलब कहाँ-कहाँ इसकी जड़ें फैली हुई हैं। देखिए, सुबह उठकर न्यूज़ देखने से लेकर रात को कोई फिल्म देखने तक इंटरनेट तो हमारे साथ ही है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हों, ऑफिस का वर्क फ्रॉम होम हो, घर बैठे बैठे बैंक का कोई काम हो, या अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीदनी हो, और हाँ, सोशल मीडिया पर दोस्तों से जुड़े रहना, ये सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है। तो फिर इंटरनेट ने हमें असल में दिया क्या है? इसके फायदे इतने कमाल के हैं, इतने ज़बरदस्त हैं कि इन्होंने हमारे जीने का तरीके को, हमारी दुनिया को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सबसे बड़ा फायदा, जानकारी तक हमारी पहुंच। आज दुनिया की कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी ज्ञान बस एक क्लिक की दूरी पर है। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अब हम सबकी जेब में है। और दूरियों का तो क्या ही कहना, इसने तो हजारों किलोमीटर की दूरियों को जैसे मिटा ही दिया है। आज 60 समंदर पार बैठे किसी अपने से आमने सामने बात करना उतना ही आसान हो गया है जितना पड़ोस में किसी से मिलना। दुनिया सच में एक छोटा सा गांव बन गई है। और इस बारे में सोचिए कि हमारा कितना समय और पैसा बचता है। बैंक की वो लंबी लंबी लाइनें, बाजार की भीड़-भाड़ और बिल जमा करने की टेंशन, सब खत्म। अब ये सारे काम मिनटों में घर बैठे ही हो जाते हैं। एंटरटेनमेंट चाहिए, खाना ऑर्डर करना है, शॉपिंग करनी है, यहाँ तक कि डॉक्टर से सलाह भी लेनी है तो सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है। मतलब एक टैप पर टैक्सी दरवाजे पर और दूसरे पर डिनर टेबल पर। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को कितना आसान और आरामदायक बना दिया है ना। लेकिन यहीं पर एक लेकिन आता है। इस सारी सुविधा की ना एक कीमत है। हमारी हर पर्सनल जानकारी, हमारी पसंद, हमारी नापसंद, हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। और यहीं से इंटरनेट का दूसरा और कहीं ज्यादा खतरनाक चेहरा सामने आता है। तो चलिए अब बात करते हैं इंटरनेट के उस अंधेरे पक्ष की, उन खतरों की जिन्हें जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है ताकि हम इस डिजिटल दुनिया में खुद को सेफ रख सकें। ऑनलाइन धोखाधड़ी यानी साइबर क्राइम हर तरफ है। हैकर्स बस एक मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे बैंक अकाउंट खाली कर दें। हमारी निजी जानकारी, हमारी तस्वीरें चोरी हो सकती हैं और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। झूठी खबरें, जिन्हें हम फेक न्यूज़ कहते हैं, वो तो आग की तरह फैलकर समाज में नफरत और हिंसा तक फैला सकती हैं। और शायद इन सब में सबसे बड़ा खतरा है इसकी लत, इसका एडिक्शन, जो हमारे दिमाग और शरीर दोनों को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इंटरनेट है क्या? ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सब कुछ इस एक बात पर निर्भर करता है कि इसे चलाने वाले हाथ किसके हैं और उसकी नीयत कैसी है। ये एक बहुत शक्तिशाली औजार है जो हम सबके हाथ में है। अब सवाल बस एक है, हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या हम इससे एक बेहतर दुनिया बनाते हैं या फिर इसे खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने का जरिया बनने देते हैं? ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ हमारा है। इंटरनेट हम सब इससे रोज इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इसे बनाया किसने, और इससे भी जरूरी, इस पर हम सेफ कैसे रहें? आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये दो सवाल हैं जो आज हमारे सामने हैं। पहला, वो कौन लोग थे जिन्होंने इंटरनेट बनाया, और दूसरा, जो आज के जमाने में शायद सबसे जरूरी सवाल है,
कि इस विशाल डिजिटल दुनिया में कोई खुद को सुरक्षित कैसे रखे। तो शुरुआत करते हैं कहानी की एकदम शुरुआत से। चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने हमारी इस डिजिटल दुनिया की कह सकते हैं नींव रखी। कई लोगों को लगता है कि इंटरनेट बस एक ही इंसान ने बनाया होगा, पर असल में कहानी थोड़ी अलग है। इसके पीछे दो बड़े दिमाग थे। एक थे विंडसर्फ, जिन्हें इंटरनेट का जनक भी कहते हैं। सोचिए, उन्होंने एक तरह से वो डिजिटल हाईवे बना दिया जिस पर सारा डेटा दौड़ता है। और दूसरे थे टिम बर्नर्स-ली। उन्होंने बनाया वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW। अगर विंडसर्फ ने हाईवे बनाया तो टिम ने उस हाईवे पर वो सारे पत्ते और घर बनाए जहां हम जानकारी लेने जाते हैं। सच तो ये है कि एक के बिना दूसरा किसी काम का नहीं था, दोनों ही जबरदस्त जरूरी थे। तो ठीक है, इंटरनेट की नींव तो पड़ गई, पर असली सवाल तो अब था, इसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया कैसे जाए। और कमाल की बात यह है कि इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में छा गया। बस इसकी स्पीड का अंदाजा लगाइए। 1990 में दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र बना, जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब। और सिर्फ 5 साल बाद 1995 में इंटरनेट भारत में आम जनता के लिए उपलब्ध हो गया। सिर्फ 5 साल। जरा सोचिए, कितने कम वक्त में दुनिया कितनी बदल गई। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़ी चीज के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। इस ग्लोबल कनेक्शन ने हमें मौके तो बहुत दिए, पर साथ ही नए खतरे भी पैदा कर दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की, एक ऐसी चुनौती जो आज हम सबकी ऑनलाइन जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा शुरू होता है। सवाल ये है कि आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, कोई भी खुद को सेफ कैसे रखे। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। अब देखिए, अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन सेफ रहने के लिए किसी को कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। नहीं, बस कुछ बहुत ही सिंपल, कह सकते हैं गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें याद रखना है, और इनसे सच में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो चलिए इस डिजिटल सेफ्टी टूलकिट को खोलते हैं। स्टेप नंबर 1, हमेशा एक अच्छा एंटीवायरस इस्तेमाल करें। ये एक तरह से डिवाइस का बॉडीगार्ड है। स्टेप नंबर 2, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ये डिजिटल दुनिया में घर का ताला है, और ताला तो मजबूत ही होना चाहिए, है ना? स्टेप नंबर 3, हमेशा HTTPS वाली वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें। जब भी किसी वेबसाइट के एड्रेस में S दिखे तो समझिए कि वो सिक्योर है, यानी सुरक्षित। और चौथा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, अपना OTP, वन टाइम पासवर्ड कभी किसी के साथ भी शेयर न करें। ये आपकी ऑनलाइन तिजोरी की चाबी है, इसे हमेशा खुद तक ही रखें। तो ये थी कहानी इंटरनेट के बनने से लेकर उसे सुरक्षित रखने तक की। कोई शक नहीं कि इंटरनेट ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है, और आज के इस दौर में ऑनलाइन सेफ रहना ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक ज़रूरी स्किल बन चुका है। जिन लोगों ने इसे बनाया, उनकी विरासत अब हम सबके हाथों में है, और इसे समझदारी से इस्तेमाल करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और अब जाते जाते एक सवाल भविष्य के लिए, इंटरनेट हमें आगे कहाँ ले जाएगा? इसका अगला पड़ाव क्या होगा? और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और भी पावरफुल होती जाएगी, इसमें हम सबका किरदार कैसे बदलेगा? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। कभी कोई ईमेल एड्रेस देखा है और सोचा है, यार इसके अलग अलग हिस्सों का मतलब क्या है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, ईमेल एड्रेस के राज को खोलने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक ईमेल एड्रेस असल में होता क्या है, वो हमें क्या बताता है? चलिए मिलकर इस कोड को तोड़ते हैं। अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझें तो ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल और कुछ नहीं, बस एक डिजिटल चिट्ठी है। मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल करके एक इंसान से दूसरे इंसान तक मैसेज पहुंचाने का एक तरीका। और हम सब इसे इतना इस्तेमाल क्यों करते हैं? वजह सीधी सी है, एक तो ये बहुत तेज है और दूसरा इसमें खर्चा भी ना के बराबर है। ठीक है, तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं और समझते हैं कि ये ईमेल एड्रेस बनता कैसे है। देखिए, दुनिया का कोई भी ईमेल एड्रेस हो, वो इसी एक सिंपल से फॉर्मूले पर काम करता है। सबसे पहले यूजर नेम, फिर आता है ये @ का सिंबल, और आखिर में डोमेन का नाम। ये एक तरह का यूनिवर्सल कोड है, समझ लीजिए। अब इसे तोड़कर समझते हैं। जो @ से पहले का हिस्सा है यानी यूजर नेम, वो तो हो गई एक खास यूनिक पहचान, और @ के बाद जो आता है यानी डोमेन, वो उस सर्विस प्रोवाइडर का नाम है जो आपका ईमेल हैंडल कर रहा है, जैसे कि gmail.com। थियरी तो बहुत हो गई,
अब असल में देखते हैं कि ये फॉर्मूला एक्शन में कैसा लगता है। सबसे कॉमन फॉर्मेट तो यही है जहां कोई अपने नाम के साथ कुछ नंबर जोड़कर यूजर नेम बना लेता है। जैसे यहां उदाहरण में है ravi123@gmail.com। एक और बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है नाम पर आधारित। इसमें अक्सर किसी का पूरा नाम होता है, मतलब पहला और आखिरी नाम, और कभी-कभी बीच में एक डॉट लगा होता है, जैसे कि ravi.kumar@gmail.com। कई बार लोग अपने नाम के साथ कोई खास नंबर भी जोड़ते हैं, जैसे कि कोई साल, मान लीजिए 2024, तो ईमेल एड्रेस बन जाता है amit2024@yahoo.com। और अब बात करते हैं प्रोफेशनल दुनिया की। यहाँ खेल थोड़ा बदल जाता है। ईमेल एड्रेस में डोमेन वो जीमेल या याहू नहीं होता, बल्कि उस कंपनी का नाम होता है जहां वो इंसान काम करता है, जैसे कि ramesh@company.com। तो इसका सीधा मतलब ये है कि इस तरह का फॉर्मेट देखते ही एक ऑफिशियल पहचान बन जाती है। पता चल जाता है कि ये ईमेल किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये अलग-अलग फॉर्मेट तो हमने देख लिए, पर ये जानना जरूरी क्यों है? भाई, इसका सीधा कनेक्शन है ईमेल के मकसद से, उसके पर्पस से। यहाँ पर यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है। पर्सनल ईमेल में gmail.com या yahoo.com जैसे पब्लिक डोमेन होते हैं जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। वहीं ऑफिशियल ईमेल में कंपनी का अपना प्राइवेट डोमेन होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि ईमेल एड्रेस के आखिर में जो डोमेन आता है ना, वही हमें उसकी पूरी कहानी बता देता है कि ये ईमेल पर्सनल यूज के लिए है या फिर किसी प्रोफेशनल काम के लिए। तो अब जब ये कोर्स समझ में आ गया है, तो अगली बार कोई भी ईमेल एड्रेस सामने आए तो उसे डिकोड करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए वो आपको अपने बारे में क्या बताता है। नमस्कार, आज हम ईमेल एड्रेस के अलग-अलग फॉर्मेट्स को समझने वाले हैं, खास तौर पर आने वाले एग्जाम्स के लिहाज से। चलिए इसको मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। तो शुरू करने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। सिंबल के अलावा एक सही ईमेल एड्रेस के लिए और क्या चीज है जो बिल्कुल जरूरी है? ये एक टिपिकल एग्जाम स्टाइल सवाल है और आज की हमारी इस बातचीत के आखिर तक इसका जवाब देना एकदम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन ईमेल टाइप्स की जो सबसे कॉमन हैं। ये वो फॉर्मेट्स हैं जो हम सबको रोज देखने को मिलते हैं और इन्हें समझना एक अच्छी शुरुआत के लिए बहुत जरूरी है। पहला है कंट्री डोमेन फॉर्मेट। देखिए ये बहुत ही सिंपल है। डोमेन के आखिर में जो 2 अक्षरों का कोड होता है ना, वो बताता है कि ईमेल किस देश में रजिस्टर हुआ है। जैसे .in का मतलब है भारत। जैसे यहाँ एक साफ एग्जाम्पल है, यूजरनेम @domain.uk, जहां पर .uk का मतलब है यूनाइटेड किंगडम। तो बस इन 2 अक्षर वाले कोड्स पर नजर रखनी है, क्योंकि यही ईमेल के देश की पहचान कराते हैं। अच्छा, अब अगला है एजुकेशनल फॉर्मेट। अगर किसी ईमेल एड्रेस के आखिर में .edu दिखे तो समझ जाइए कि ये लगभग हमेशा किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जैसे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ही जुड़ा होगा। ये उनकी पहचान को कंफर्म करता है। जैसे ravi@college.edu, मतलब साफ है कि रवि किसी कॉलेज से जुड़ा है। एग्जाम के लिए याद रखने वाली एक बहुत ही आसान पहचान है ये। और ठीक इसी तरह आता है गवर्नमेंट फॉर्मेट। .gov डोमेन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सरकारी डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज के लिए होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक भरोसा बना रहे और कोई भी किसी फर्जी ईमेल से गुमराह ना हो। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, official.notice@curve.in। यहाँ .curve के साथ .in का इस्तेमाल ये बिल्कुल साफ कर देता है कि ये भारत सरकार का एक ऑफिशियल और भरोसेमंद ईमेल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं रोल और सब डोमेन ईमेल्स की। ये फॉर्मेट्स अक्सर बिजनेस और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होते हैं, तो इनको समझना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। रोल बेस्ड ईमेल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, किसी एक इंसान का नहीं होता, बल्कि ये एक खास काम या रोल से जुड़ा होता है। इसको ऐसे समझिए कि ये किसी डिपार्टमेंट के लिए एक डिजिटल फ्रंट डेस्क है जो हमेशा काम करता रहता है। और ये तो कुछ सबसे जाने पहचाने एग्जाम्पल्स हैं। info@, support@, admin@। इन्हें तो जरूर ही कई वेबसाइट्स पर देखा होगा। इनका मकसद आपको सीधे सही डिपार्टमेंट से जोड़ना होता है। अगला है सब डोमेन ईमेल फॉर्मेट। यहाँ क्या होता है कि डोमेन नेम में एक एक्स्ट्रा लेवल होता है। बड़ी कंपनियां अक्सर डिपार्टमेंट्स या सर्विसेज को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनके ईमेल सिस्टम में एक और लेयर जुड़ जाती है। और ये एग्जाम्पल शानदार तरीके से दिखाता है कि ये काम कैसे करता है। user@mail.company.com में मेल जो है वो सब डोमेन है। ये company.com के अंदर ही एक स्पेसिफिक सेक्शन को दिखाता है। अब आते हैं एक बड़ी मजेदार और एडवांस टेक्निक पर, प्लस एड्रेसिंग।
इसे एक प्रो टिप या एक ऐसी ट्रिक समझिए जो इनबॉक्स को मैनेज करने के लिए बहुत ही ज्यादा काम की है। अब देखिए, इसे इस्तेमाल करना ना बहुत आसान है। कहीं साइन अप करते वक्त अपने यूजर नेम में एक प्लस का साइन और एक टैग लगा दीजिए, जैसे रवि प्लस शॉप। ईमेल आएगा तो आपके मेन एड्रेस यानी ravi@gmail.com पर ही, लेकिन अब उस शॉप टैग का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिक फिल्टर बनाए जा सकते हैं। जीमेल जैसी सर्विसेज में इनबॉक्स को साफ रखने के लिए ये एक बहुत पावरफुल तरीका है। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, ईमेल के वो जरूरी नियम जो किसी भी एग्जाम के लिए पता होने ही चाहिए। इन रूल्स को तो बस दिमाग में बिठा लेना है। ये वो गोल्डन रूल्स हैं जो एग्जाम में सही और गलत ईमेल फॉर्मेट के बीच फर्क करने में हमेशा मदद करेंगे। तो इसके 4 मेन रूल्स हैं। रूल नंबर 1, @ का सिंबल तो होना ही चाहिए, वो कंपलसरी है। रूल नंबर 2, एड्रेस में कोई स्पेस नहीं हो सकता। रूल नंबर 3, सिर्फ कुछ ही स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड हैं, जैसे डॉट, अंडरस्कोर और हाइफन। और आखिरी रूल, डोमेन नेम जैसे gmail.com वो वैलिड होना चाहिए। तो ये नो स्पेस वाला रूल एक्शन में कैसा दिखता है? देखिए, ravi.sharma@gmail.com ये सही है क्योंकि इसमें कोई स्पेस नहीं है, लेकिन ravisharma@gmail.com ये गलत है। ये एक बहुत ही आम गलती है, तो इसे जरूर याद रखना है। तो अब ईमेल के फॉर्मेट और उसके नियम तो काफी हद तक साफ हो गए होंगे, पर जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्या हमारी डिजिटल पहचान का ये जाना पहचाना स्ट्रक्चर यानी हमारा ईमेल एड्रेस आगे चलकर पूरी तरह बदल जाएगा? इस पर सोचिएगा। हम सब रोज न जाने कितनी बार सेंड बटन दबाते हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि उस एक छोटे से क्लिक के पीछे होता क्या है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कमाल का टेक्नोलॉजिकल सफर है। तो आज चलिए इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मैसेज पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाता है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर इस सेंड बटन के पीछे की टेक्नोलॉजी है क्या? इसी रहस्य को सुलझाने के लिए चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल पहले स्टेप से। तो हर ईमेल का सफर कहाँ से शुरू होता है? उसे लिखने से। बिल्कुल, इसे एक डिजिटल चिट्ठी की तरह ही समझिए। सबसे पहले क्या चाहिए? एक तो भेजने वाले का पता और दूसरा खुद हमारा संदेश। अच्छा, तो एक ईमेल के ना कई हिस्से होते हैं। सबसे पहले है टू, इसमें हम उसका एड्रेस डालते हैं जिसे मेनली ईमेल भेजना है। फिर आता है सीसी, मतलब कार्बन कॉपी। अगर हमें यही मेल किसी और को भी बस जानकारी के लिए भेजना हो तो उसका एड्रेस यहाँ डाल देते हैं। और एक होता है बीसीसी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मजा ये है कि अगर किसी को गुप्त रूप से कॉपी भेजनी हो तो उसका एड्रेस यहाँ जाता है। और फिर जाहिर है सब्जेक्ट में ईमेल का टॉपिक और बॉडी में हमारा असली मैसेज होता है। तो ये सीसी और बीसीसी में सबसे बड़ा फर्क क्या है? वो है विजिबिलिटी का, मतलब कौन किसे देख सकता है। देखिए, सीसी में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे को देख सकते हैं कि मेल किस किस को गया है। लेकिन बीसीसी वो है असली सीक्रेट एजेंट। बीसीसी में जिसका भी नाम है उसकी जानकारी किसी और को नहीं दिखती, मामला एकदम गोपनीय रहता है। और हाँ, कभी कभी सिर्फ मैसेज लिखना काफी नहीं होता है ना, तब काम आता है अटैचमेंट। मतलब हम अपनी इस डिजिटल चिट्ठी के साथ कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं। कोई फोटो हो, कोई जरूरी डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई प्रेजेंटेशन, कुछ भी। ठीक है, तो हमारी डिजिटल चिट्ठी अब पूरी तरह से तैयार है। पता लिख दिया, मैसेज लिख दिया। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। जैसे ही हम सेंड बटन दबाते हैं, उसके बाद क्या होता है? ये अपने सफर पर निकलती कैसे है? तो जैसे हम सेंड पे क्लिक करते हैं ना, ईमेल 1 सेकंड के लिए आउटबॉक्स में जाता है। इसे समझ लीजिए डिजिटल पोस्ट ऑफिस का काउंटर। और यहीं से SMTP नाम का एक डिजिटल पोस्टमैन हमारा ईमेल उठाता है और उसे उसकी मंजिल तक ले जाने के लिए निकल पड़ता है। ये SMTP, इसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और असल में यही वो इंजन है जो हमारी पूरी डिजिटल डाक व्यवस्था को चलाता है। इसका काम एकदम सीधा है, हमारे ईमेल को हमारे सर्वर से उठाना और इसे पाने वाले के सर्वर तक सुरक्षित पहुंचाना, बस। तो हमारा मैसेज अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच चुका है। अब देखते हैं इस सफर का दूसरा और आखिरी हिस्सा, यानी ये ईमेल पहुंचता कैसे है और उसे पढ़ा कैसे जाता है। तो कोई भी ईमेल जब आता है तो सबसे पहले कहाँ लैंड करता है? इनबॉक्स में। ये बिल्कुल हमारे घर के बाहर लगे लेटर बॉक्स जैसा है, बस डिजिटल फॉर्म में है। हमारी सारी चिट्ठियां यहीं आकर जमा होती हैं। अच्छा,
अब इनबॉक्स से मेल पढ़ने के भी दो मेन तरीके हैं। एक है POP3। ये क्या करता है, ईमेल को सर्वर से सीधा हमारे फ़ोन या लैपटॉप पर डाउनलोड कर देता है। लेकिन इसमें एक बात है, एक बार डाउनलोड हो गया तो उस सर्वर से गायब हो जाता है। और दूसरा तरीका है IMAP, जो आजकल ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये ईमेल को सर्वर पर ही रखता है। इसका फ़ायदा, हम उसे अपने किसी भी डिवाइस से, चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कहीं से भी पढ़ सकते हैं और सब कुछ हमेशा अपडेटेड रहता है, सिंक रहता है। तो चलिए, सफ़र तो लगभग पूरा हो ही गया, लेकिन एक ईमेल की कहानी सिर्फ इनबॉक्स पर आकर ख़त्म नहीं होती। हमारे मेल बॉक्स में कुछ और भी ज़रूरी हिस्से होते हैं। चलिए, उन पर भी एक नज़र डालते हैं। इनबॉक्स के अलावा दो और बहुत काम की जगह है। एक है स्पैम फोल्डर। इसे अपना डिजिटल गार्ड समझ लीजिए। ये क्या करता है, जितने भी फालतू और अनचाहे मेल्स होते हैं ना, उनको खुद ब खुद अलग कर देता है। और दूसरा है ड्राफ्ट्स फोल्डर। यहाँ हमारे वो सारे अधूरे ईमेल सेव हो जाते हैं जिन्हें हम बाद में पूरा करके भेजना चाहते हैं। तो ये था एक ईमेल का पूरा सफ़र, लिखने से लेकर भेजने और फिर उसे पढ़ने तक। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये जो इतना सारा कॉम्प्लेक्स काम है, जिसमें इतने सारे सर्वर्स और प्रोटोकॉल्स लगते हैं, ये सब सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो जाता है ना कमाल? तो अगली बार जब सेंड बटन दबाए ना, तो बस ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा जादू है जो हम भेज रहे हैं। नमस्कार, आज हम ऑनलाइन दुनिया के दो सबसे ज़रूरी औज़ारों को समझने वाले हैं, जिनके बिना आज की डिजिटल ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक है ईमेल यानी बातचीत का जरिया, और दूसरा है वेब सर्फिंग यानी जानकारी का असीमित भंडार। तो चलिए इस दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम ईमेल सर्विसेज से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि ये वेब सर्फिंग आखिर है क्या, उसके लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, वेब ब्राउज़र का क्या रोल है, और आखिर में एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ईमेल की। अब ये ईमेल है क्या? इसे ना अपने घर के बाहर लगे लेटर बॉक्स जैसा समझिए, बस ये डिजिटल है। यहीं पर दुनिया भर से संदेश आते हैं और यहीं से हम अपने संदेश भेजते हैं। ईमेल की दुनिया में कुछ नाम बहुत कॉमन है, शायद आपने सुने भी होंगे, जैसे गूगल का जीमेल, जो इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। फिर है याहू मेल, जो सबसे पुरानी सर्विसेज में से एक है, और माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक, जिसे प्रोफेशनल कामों के लिए काफ़ी पसंद किया जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे टूल पर, वेब सर्फिंग। सोचिए, अगर इंटरनेट एक बहुत बड़ा समंदर है, तो वेब सर्फिंग वो कंपास है जो हमें सही दिशा दिखाता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो जब हम इंटरनेट पर अलग अलग वेबसाइट्स खोलते हैं, उन पर दी गई जानकारी को पढ़ते हैं या कुछ भी ढूंढते हैं, बस इसी पूरे प्रोसेस को वेब सर्फिंग कहते हैं। हाँ, इसका एक और नाम भी है जो काफ़ी सुनने में आता है, इंटरनेट ब्राउजिंग। असल में वेब सर्फिंग और इंटरनेट ब्राउजिंग दोनों एक ही चीज़ हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल समंदर में गोता लगाने के लिए चाहिए क्या? देखिए, अच्छी बात यह है कि इसके लिए सिर्फ 3 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, है ना? चाहे वो घर का वाईफाई हो या मोबाइल का डेटा। फिर एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि कोई कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर एक मोबाइल फ़ोन। और आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़, एक वेब ब्राउज़र। अब ये वेब ब्राउज़र क्या भला है? इसे ऐसे समझिए कि ये इंटरनेट की दुनिया में घूमने के लिए हमारी गाड़ी है। इसके बिना हम ऑनलाइन दुनिया में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। असल में वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। यही वो प्रोग्राम है जो हमें किसी भी वेबसाइट को खोलने और उस पर जो भी कुछ है, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, उसे देखने में मदद करता है। आजकल मार्केट में कई सारे बढ़िया ब्राउज़र मौजूद हैं, जैसे गूगल क्रोम, जो अपनी स्पीड के लिए बहुत फेमस है, मोज़िला फायरफॉक्स, जो प्राइवेसी पर काफ़ी जोर देता है। इनके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी और ओपरा भी बहुत पॉपुलर ऑप्शंस हैं, जिन्हें दुनिया भर में करोड़ों लोग यूज़ करते हैं। चलिए अब कुछ मज़ेदार जानते हैं इंटरनेट की हिस्ट्री से जुड़ा एक छोटा सा लेकिन बहुत ही दिलचस्प किस्सा। क्या कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? आज तो हम क्रोम और सफारी जैसे नाम सुनते हैं, पर इस कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से थी? तो इसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिस वर्ल्ड वाइड वेब को हम आज जानते हैं, ठीक उसी नाम का पहला ब्राउज़र भी था। और इसे बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। इन्हें इंटरनेट का जनक भी माना जाता है। कमाल की बात है ना, उन्हीं की वजह से ये पूरी डिजिटल दुनिया आज हमारे लिए खुली है।
तो अब जब ईमेल और वेब सर्फिंग की बेसिक बातें साफ हो गई हैं, तो एक सवाल उठता है। अगर अभी इंटरनेट पर कुछ भी खोजने की आज़ादी हो, तो वो पहली चीज़ क्या होगी जिसे कोई भी खोजना चाहेगा? ये कभी सोचा है कि जब हम इंटरनेट पर कुछ भी खोजते हैं तो असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है? आज ना हम इसी डिजिटल दुनिया की एक छोटी सी सैर पर निकलेंगे। इसको एक बहुत बड़े शहर की तरह समझिए, जहां वेबसाइटें हमारी मंजिलें हैं, यूआरएल उनका पता है और कुछ रास्ते एकदम सेफ हैं तो कुछ नहीं। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आपने वेबसाइट के पते में HTTP के ठीक बाद लगा हुआ एक छोटा सा S तो देखा ही होगा, है ना? यकीन मानिए वो एक छोटा सा अक्षर ऑनलाइन दुनिया में हमारी सेफ्टी का सबसे बड़ा गार्ड हो सकता है। पर कैसे? बस इसी का जवाब हमें आगे मिलेगा। तो हमारी डिजिटल यात्रा का सबसे पहला पड़ाव है वेबसाइट, मतलब हमारी मंजिल। सोचकर देखिए, अगर इंटरनेट एक बहुत बड़ा फैला हुआ शहर है, तो हर वेबसाइट उस शहर में एक घर या एक लाइब्रेरी या फिर एक दुकान जैसी है। तो ये वेबसाइट असल में है क्या? सीधी सी भाषा में ये बस एक दूसरे से जुड़े हुए डिजिटल पन्नों का एक कलेक्शन है। ठीक वैसे ही जैसे एक किताब में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, एक वेबसाइट में अलग अलग पेज होते हैं, जैसे होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट पेज और भी न जाने कितने। गूगल, यूट्यूब, विकिपीडिया, ये नाम तो अब हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा ही बन गए हैं, है ना? ये सब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ही तो हैं, जानकारी, मनोरंजन और एक दूसरे से जुड़ने के लिए बने डिजिटल हब्स। ठीक है, तो अब हमारे पास हमारी मंजिल यानी वेबसाइट तो है, पर सवाल ये है कि हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? भाई, जैसे असल दुनिया में हर घर का एक पता होता है, वैसे ही इंटरनेट पर हर वेबसाइट का भी अपना एक यूनिक डिजिटल एड्रेस होता है, जिसे हम URL कहते हैं। मिसाल के तौर पर https www.google.com, ये गूगल के डिजिटल घर का एकदम सटीक पता है। जब हम इस पते को अपने वेब ब्राउज़र में जैसे कि क्रोम या फायरफॉक्स में टाइप करते हैं, तो वो एक डिजिटल डाकिया बन जाता है और हमें सीधा गूगल के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देता है। अच्छा, तो इस पते के ना 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है प्रोटोकॉल, यानी HTTP या HTTPS। ये समझ लीजिए नियमों की एक किताब है जो बताती है कि हमारा कंप्यूटर वेबसाइट से कैसे बात करेगा। दूसरा है डोमेन नेम, ये दुकान का नाम है जैसे google.com। और आखिर में आता है पाथ, जो हमें उस दुकान के अंदर किसी खास शेल्फ या सेक्शन तक ले जाता है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, हमारी मंजिल तक जाने का जो रास्ता है वो सुरक्षित है भी या नहीं। यहीं पर HTTP और HTTPS का असली फर्क समझ में आता है। ये कुछ ऐसा है जैसे अपनी यात्रा के लिए एक खुला हाईवे चुनना या फिर एक सुरक्षित बख्तरबंद सुरंग को चुनना। तो देखिए, HTTP पर कोई जानकारी भेजना एक पोस्टकार्ड भेजने जैसा है, जिसे रास्ते में कोई भी उठाकर पढ़ सकता है। लेकिन HTTPS ये एक सीलबंद ताला लगे हुए बक्से में अपना मैसेज भेजने जैसा है। इस ताले को एन्क्रिप्शन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जानकारी को एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है, जिसे सिर्फ आप और वो वेबसाइट ही पढ़ सकते हैं और कोई नहीं। और यहीं हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब छिपा है। HTTPS में वो S सिर्फ एक अक्षर नहीं है, ये एक वादा है, सिक्योर यानी सुरक्षित होने का वादा। तो अगली बार जब भी कोई पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या कोई भी पर्सनल जानकारी ऑनलाइन डाल रहे हों, तो सबसे पहले एड्रेस बार में उस छोटे से ताले के निशान और HTTPS को जरूर चेक कर लें। ये एक छोटी सी आदत बड़े ऑनलाइन खतरों से बचा सकती है। तो हमने मंजिल देख ली, उसका पता भी जान लिया और सुरक्षित रास्ता कौन सा है ये भी चुन लिया। पर हम इस डिजिटल शहर में घूमते क्यों हैं? मतलब हमारे ऑनलाइन होने का मकसद क्या है? चलिए एक नज़र इस पर भी डालते हैं। आमतौर पर हमारा ऑनलाइन मकसद इन 3 में से कोई एक होता है। कभी हम जानकारी ढूंढते हैं, जैसे विकिपीडिया पर कुछ पढ़ना, कभी हम खरीदार बन जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या बिल भरते हैं, और कभी-कभी हम बस थोड़ा आराम करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या गेम्स खेलते हैं। हर ऑनलाइन यात्रा के पीछे एक मकसद छिपा होता है। तो इस पूरी डिजिटल यात्रा का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि हमें जागरूक रहना है। अगली बार जब भी ऑनलाइन हो तो बस 1 सेकंड के लिए रुकें, अपनी ब्राउज़र की एड्रेस बार पर एक नज़र डालें। क्या वहाँ वो छोटा सा ताला दिख रहा है? क्या एड्रेस में S है? क्या हमारा कनेक्शन सुरक्षित है या खुला हुआ है? ये एक छोटा सा सवाल हमारी डिजिटल जिंदगी को सेफ रखने की
नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सब दिन में पता नहीं कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना सोचे समझे भी। जी हाँ, बात हो रही है वेब ब्राउजर की, डिजिटल दुनिया में हमारी खिड़की। पर एक मिनट, क्या हमने कभी सोचा है कि जिस ब्राउजर को हम रोज घंटों चलाते हैं, हम उसके बारे में जानते कितना है? मतलब क्या हमें इसके सारे फीचर्स या फिर इससे जुड़े खतरों के बारे में सच में पता है? तो चलिए आज इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, इंटरनेट को ना एक दो-धारी तलवार की तरह समझना चाहिए। एक तरफ तो ये हमें कमाल के मौके देता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी हैं। एक तरफ देखिए, मतलब एक क्लिक पर दुनिया जहान की जानकारी हाजिर। घर बैठे बैठे दुनिया के बेस्ट कोर्स से सीख सकते हैं। शॉपिंग करनी हो, बिल भरना हो, सब कुछ कितना आसान हो गया है ना? पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। गलत जानकारी का जो जाल फैला है, साइबर क्राइम, मतलब हैकिंग, फिशिंग, और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कितना कीमती वक्त भी बर्बाद हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस ऑनलाइन दुनिया में सेफ कैसे रहें? तो देखिए, इसका जवाब ना हमारे ब्राउजर के अंदर ही छिपा है। उसमें कुछ कमाल के टूल्स होते हैं। इन्हें सिर्फ फीचर्स मत समझिए, ये असल में हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस को कंट्रोल करने और बेहतर बनाने के लिए पावरफुल औजार हैं। जैसे टैब ब्राउजिंग को ही ले लीजिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम एक साथ कई किताबें खोलकर बैठ जाएं, है ना? और बुकमार्क, अरे ये तो ऐसा है जैसे किसी किताब का जरूरी पन्ना मोड़ दिया हो ताकि बाद में फटाक से मिल जाए। हिस्ट्री हमारे सारे डिजिटल कदमों का हिसाब रखती है। और इनकॉग्निटो मोड या प्राइवेट ब्राउजिंग, वो एक ऐसी प्राइवेट बातचीत की तरह है जिसे कोई और सुन नहीं रहा। अच्छा, फीचर्स तो ठीक है, पर अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, और वो है हमारी अपनी सेफ्टी। ऑनलाइन दुनिया में सेफ रहना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सच में बस कुछ आसान से कदम उठाने हैं जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। तो ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले, हमेशा HTTPS वाली वेबसाइट्स ही खोलें। ये एक सेफ कनेक्शन की पहचान है। दूसरा, कोई भी अनजान लिंक दिखे, उस पर क्लिक करने से बचना है। तीसरा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बहुत जरूरी है। और चौथा, एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर रखें। समझिए कि ये हमारे डिजिटल किले की दीवारें हैं। चलिए अब फटाफट कुछ मजेदार और जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं, और हाँ, उन लोगों को भी याद करते हैं जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW है ना, जिसे हम हर पल इस्तेमाल करते हैं, इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। सोचिए, एक ऐसा आविष्कार जिसने सच में दुनिया ही बदल दी। और एक दिलचस्प बात बताऊं, दुनिया का जो सबसे पहला वेब ब्राउजर था ना, उसका नाम भी वर्ल्ड वाइड वेब ही था, और इसे भी खुद टिम बर्नर्स-ली ने ही बनाया था। जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो ये जो HTTP होता है ना, यही वो जादुई प्रोटोकॉल है जो सर्वर से सारी इंफॉर्मेशन खींचकर हमारे ब्राउजर तक सेकंडों में ले आता है। और हाँ, किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, जिसे हम एड्रेस बार में टाइप करते हैं, उसे टेक्निकली URL कहते हैं, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और आज के ज़माने में इस विशाल वेब के समंदर में कुछ भी ढूंढना हो तो सबसे भरोसेमंद साथी कौन है? बताने की ज़रूरत नहीं है, गूगल सर्च। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? बस एक सिंपल सी बात कि ऑनलाइन दुनिया में नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है। हम जितना ज़्यादा जानेंगे, उतना ही सेफ और पावरफुल रहेंगे। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इस डिजिटल दुनिया में एक जिम्मेदार नागरिक होने का असली मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर। रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब एक ऐसे टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसके बिना शायद डिजिटल दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। सही कहा ना? ये हमारी जानकारी की दुनिया का दरवाजा है। तो चलिए आज इसी सर्च बार के पीछे की दुनिया को जरा और करीब से जानते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, जब कुछ जानना होता है या किसी सवाल का जवाब चाहिए होता है, तो सबसे पहले हमारा हाथ कहाँ जाता है? वो कौन सी एक खिड़की है जो हमें पूरी दुनिया की जानकारी से जोड़ देती है? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब है एक सर्च इंजन, है ना? ये एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स हमारी डिजिटल जिंदगी का जैसे सेंटर बन गया है, जो हमारे हर सवाल का जवाब देने का एक तरह से वादा करता है। तो चलिए अब इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े नामों की जिन्हें हम और आप सब जानते हैं। ये वो दिग्गज हैं जिन्होंने, आप कह सकते हैं, सर्च की दुनिया पर अपना पूरा दबदबा बनाया हुआ है।
अरे ये नाम तो देखिए, गूगल, बिंग, याहू, ये तो जैसे हमारे डिजिटल जीवन का हिस्सा ही बन चुके हैं। और हाँ, एक और दिलचस्प बात यह है कि डक भी अब इस लिस्ट में है, जिसे हम थोड़ी देर में एक अलग ही कैटेगरी में भी देखेंगे। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर जानकारी के लिए सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, क्योंकि भाई इनके पास सालों का डेटा और एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। और इन सब में एक नाम, वो तो सबसे ऊपर है। जैसा कि ये फैक्ट बिल्कुल साफ बता रहा है, गूगल आज दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन है। इसकी पहुंच इतनी ज्यादा है कि एक तरह से यही तय करता है कि हमें ऑनलाइन जानकारी कैसे मिलती है और कौन सी जानकारी हम तक पहले पहुंचती है। लेकिन क्या सर्च की दुनिया सिर्फ इन्हीं कुछ बड़े नामों तक ही सीमित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब एक ग्लोबल टूर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ देशों ने अपने खुद के सर्च चैंपियन बना लिए हैं, जो इन ग्लोबल दिग्गजों को अपने ही घर में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब इसमें जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये सर्च इंजन अपने अपने देशों में इतने सफल क्यों हुए। देखिए, ये सिर्फ भाषा का ट्रांसलेशन नहीं करते, बल्कि ये वहाँ की लोकल संस्कृति को समझते हैं। जैसे रूस में यांडेक्स सिरिलिक स्क्रिप्ट को कहीं बेहतर समझता है, या चीन में बाइडू वहाँ के लोकल ई-कॉमर्स और सर्विसेज से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि लोकल होने की ताकत क्या होती है। अच्छा, अब हम अपनी तीसरी और आखिरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो अगर सर्च में प्राथमिकता न तो पॉपुलैरिटी की हो और ना ही किसी जगह की, बल्कि किसी की अपनी प्राइवेसी की हो? जी हां, ये सर्च इंजन इसी एक अलग सोच के साथ काम करते हैं। और ये स्लाइड उस सोच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है स्टैंडर्ड सर्च इंजन जो हमारे अनुभव को बेहतर बनाने के लिए और पर्सनलाइज्ड विज्ञापन दिखाने के लिए हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ है प्राइवेसी पर ध्यान देने वाले सर्च इंजन जो बिना किसी ट्रैकिंग के नतीजे देते हैं। मतलब ये असल में सुविधा और गुमनामी के बीच का एक चुनाव है। तो इस फील्ड में ये कुछ बड़े नाम हैं: डक, स्टार्ट पेज और क्वांट। ये प्लेटफॉर्म ये वादा करते हैं कि वो सर्च हिस्ट्री को स्टोर नहीं करेंगे या किसी की पर्सनल यूजर प्रोफाइल नहीं बनाएंगे। और हाँ, ध्यान दिया आपने, डक यहाँ फिर से आ गया, जो ये दिखाता है कि प्राइवेसी को लेकर लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। तो आज हमने सर्च इंजनों की दुनिया के 3 अलग-अलग चेहरे देखे। पहले, लोकप्रियता पर टिके हुए ग्लोबल जायंट्स। दूसरा, लोकल जरूरतों पर आधारित नेशनल चैंपियन। और तीसरा, प्राइवेसी के सिद्धांत पर चलने वाले विकल्प। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, सर्च की दुनिया एक जैसी नहीं है, इसमें कई रंग हैं। और ये पूरा विश्लेषण हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, अगली बार जब सर्च बार में कुछ टाइप करें तो ये सोचने वाली बात है कि वो चुनाव किस चीज़ का हो रहा है। क्या वो सुविधा का चुनाव है, लोकल जानकारी का, या फिर अपनी प्राइवेसी पर कंट्रोल रखने का? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे डिजिटल जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो चलिए आज बात करते हैं सर्च इंजन की, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ एक नाम तक सीमित नहीं है। आज हम देखेंगे कि इस जाने पहचाने टूल के अलावा और क्या-क्या मौजूद है। एक सवाल, जब कुछ भी सर्च करना हो तो दिमाग में कौन सा नाम आता है? ज्यादातर लोगों का जवाब एक ही होगा। लेकिन क्या वाकई सर्च की दुनिया वही खत्म हो जाती है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो इसी खोज में हमारा पहला पड़ाव है एक खास तरह का सर्च इंजन, जिसे कहते हैं मेटा इंजन। अब ये क्या है और काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। मतलब मेटा सर्च इंजन का अपना कोई गोदाम या लाइब्रेरी नहीं है। ये तो एक तरह का स्मार्ट असिस्टेंट है जो खुद जानकारी रखने के बजाय दूसरे इंजनों के पास जाकर पूछता है। सोचिए, एक ही सवाल पर कई सारे दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक सवाल पूछा जाता है और ये इंजन झट से गूगल, बिंग और कई दूसरे इंजनों के पास जाता है और फिर उन सब के बेस्ट जवाबों को एक साथ लाकर हमारे सामने रख देता है। नतीजा, एक ज्यादा कंप्लीट, ज्यादा वाइड सर्च रिजल्ट। अच्छा, तो असल में ये दिखते कैसे हैं? 2 क्लासिक उदाहरण हैं, डॉगपाइल और मेटाक्रॉलर। ये दोनों सालों से यही काम कर रहे हैं, अलग अलग सोर्स से जानकारी खींचकर एक सिंगल आसान सी लिस्ट में दिखाना। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर काम के लिए एक ही औजार तो नहीं होता, है ना? बस वैसे ही हर तरह की खोज के लिए एक ही सर्च इंजन काफी नहीं है। कुछ इंजन तो बने ही किसी खास मकसद के लिए हैं। यहां देखिए, हर जरूरत के लिए एक अलग टूल है। अगर एकेडमिक रिसर्च पेपर्स चाहिए तो गूगल स्कॉलर से बेहतर कुछ नहीं।
तस्वीरें ढूंढनी है तो गूगल इमेजेस है ही, और हाँ, वीडियो, उसके लिए तो यूट्यूब है ही, जो खुद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। कमाल है ना? लेकिन हमारी ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और भी बड़े खिलाड़ी हैं मैदान में जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये हमें दिखाते हैं कि सर्च की दुनिया असल में कितनी बड़ी और रंग-बिरंगी है। इस लिस्ट में कुछ और नाम देखिए। AOL सर्च, जो कभी इंटरनेट की दुनिया का बादशाह हुआ करता था। इकोसिया, एक ऐसा इंजन जो अपनी कमाई से पेड़ लगाता है, मतलब हर सर्च से पर्यावरण की मदद। और फिर हैं ब्रेव सर्च और स्विस काउ, जो यूजर की प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखते हैं। तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए उसके कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट देख लेते हैं। इसे एक क्विक स्टडी गाइड समझिए। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। गूगल जाहिर है सबसे पॉपुलर, बिंग ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, बाइडू और यांडेक्स ये अपने अपने देशों यानी चीन और रूस के चैंपियन हैं। और फिर आता है डकडकगो, जिसका पूरा फोकस प्राइवेसी पर है, मतलब ये हमारी सर्च हिस्ट्री पर नजर नहीं रखता। ये समझना बहुत जरूरी है कि सर्च की दुनिया पर सिर्फ एक दो कंपनियों का राज नहीं है। बाइडू और यांडेक्स जैसे इंजन ये साबित करते हैं कि अलग-अलग देशों और भाषाओं में लोकल इंजन्स ज्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि वो वहां के लोगों की जरूरतों को बेहतर समझते हैं। और यहीं पर हमें एक बिल्कुल अलग सोच देखने को मिलती है। डकडकगो इस आइडिया पर बना है कि हर किसी की खोज निजी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे क्लिक्स को ट्रैक नहीं करता, ना ही हमारी कोई प्रोफाइल बनाता है। इसीलिए जो लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना कि सर्च इंजन की दुनिया हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। हर इंजन एक खास जरूरत, एक खास बाजार या खास फिलॉसफी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और अब आखिर में एक सवाल, इस सब को जानने के बाद अगली बार जब कुछ ऑनलाइन ढूंढना हो, तो क्या अपने पुराने जाने पहचाने इंजन से आगे बढ़कर कुछ नया ट्राई करने का मन करेगा? सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वेबसाइट्स के बारे में। ये एक ऐसी डिजिटल दुनिया है जिसे जानना हर भारतीय के लिए और खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक आम सवाल है ना? मतलब इंटरनेट पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, पर अगर एकदम सटीक ऑफिशियल सरकारी जानकारी चाहिए तो वो कहाँ मिलेगी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी सीधे सोर्स से। और देखिए, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए नहीं है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये वेबसाइट्स किसी खजाने से कम नहीं है। सोचिए, आपको एकदम ऑथेंटिक डेटा, सरकारी योजनाओं पर सारे अपडेट्स और जो भी नई पॉलिसीज आ रही हैं उनकी सीधी जानकारी, सब कुछ डायरेक्ट सोर्स से मिल रहा है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अलग अलग मंत्रालयों की वेबसाइट्स देखें, सबसे पहले बात करते हैं भारत सरकार के मेन डिजिटल गेटवेज की। समझ लीजिए, ये वो दरवाजे हैं जहां से हमारी खोज शुरू होगी। अब ये जो दो पोर्टल्स हैं, इनके मकसद अलग अलग हैं। पहला है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। इसे आप एक बहुत बड़ी डायरेक्टरी की तरह समझ सकते हैं। मतलब सारी सरकारी जानकारी और सर्विसेज के लिए ये एक वन स्टॉप शॉप है। दूसरा है माईगव। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को सीधे गवर्नेंस में शामिल होने का मौका देता है, जैसे कि नई पॉलिसीज पर अपना फीडबैक देना या सरकारी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना। तो एक है इंफॉर्मेशन के लिए और दूसरा है इंटरैक्शन के लिए। सिंपल। चलिए अब शासन के और अंदर चलते हैं। बात करते हैं उन टॉप ऑफिसेस की जो देश को चलाते हैं। इनकी वेबसाइट से हमें सीधे टॉप लेवल से क्या हो रहा है, इसकी जानकारी और घोषणाएं मिलती हैं। तो ये हैं हमारे शासन के 3 सबसे मजबूत स्तंभ: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हमारी संसद। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है ना, वो इनकी भूमिकाओं, इनकी जिम्मेदारियों और देश के लिए इनका क्या विजन है, उसे समझने के लिए एक सीधी खिड़की की तरह हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमें हिस्ट्री के प्राइमरी सोर्स तक सीधी पहुंच मिल गई हो। बस फर्क ये है कि ये सब आज हमारे समय में हो रहा है। अच्छा, सरकार का जो असल काम है वो तो मंत्रालयों में ही होता है। पॉलिसीज बनती भी यहीं हैं और लागू भी यहीं से होती हैं। हर एक मंत्रालय एक खास सेक्टर के लिए जिम्मेदार है और उनकी वेबसाइट्स समझिए कि उस सेक्टर की दुनिया में झांकने का एक दरवाजा है। यहाँ कुछ सबसे जरूरी मंत्रालयों की लिस्ट है। जैसे उदाहरण के लिए वित्त मंत्रालय, ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाता है। बजट, टैक्स, ये सब यहीं से तय होता है। फिर आता है गृह मंत्रालय, जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी देखता है। और इनके अलावा शिक्षा, रक्षा, कृषि जैसे मंत्रालय भी हैं, और इनमें से हर एक देश के विकास का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा संभाल रहा है।
तो सवाल ये उठता है कि इन सभी वेबसाइट्स के बारे में जानना इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, बात सीधी सी है। एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने के लिए पहला कदम है विश्वसनीय जानकारी तक सीधी पहुंच होना। जब आपके पास सही जानकारी होगी, तभी तो आप गलत सूचना के शोर से बच पाएंगे और फैक्ट्स के आधार पर अपनी राय बना पाएंगे। तो आज हमने कुल मिलाकर 11 ऐसी जरूरी और ऑफिशियल वेबसाइट्स देखी। ये किसी भी जागरूक नागरिक या एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए एक बेसिक टूलकिट की तरह हैं। ये 11 पोर्टल्स और वेबसाइट्स सरकारी जानकारी का सीधा और सबसे भरोसेमंद सोर्स हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? यही कि जब जानकारी सीधे सोर्स से मिलती है तो वो हमें एम्पावर करती है, हमें ताकत देती है। ये सिर्फ फैक्ट्स और नंबर्स नहीं हैं, ये समझ है। और याद रखिए, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन ही एक मजबूत डेमोक्रेसी की नींव होता है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए। एग्जाम में अच्छे नंबर लाना तो ठीक है, पर उससे भी आगे बढ़कर हम इन ऑफिशियल सोर्स का इस्तेमाल अपने देश को बेहतर ढंग से समझने और एक ज़्यादा एक्टिव और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए कैसे कर सकते हैं, इस पर ज़रूर सोचिएगा। नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम सरकारी वेबसाइट्स के जाल में उलझ जाते हैं। ये समझ ही नहीं आता कि कौन सी वेबसाइट असली है और कौन सी नकली। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है, कोई ज़रूरी फॉर्म भरना हो या कोई जानकारी चाहिए हो और गूगल पर एक जैसे दिखने वाली 10 वेबसाइटें सामने आ जाती हैं। सब दावा करती हैं कि वही ऑफिशियल हैं। इससे ना सिर्फ हमारा कीमती वक्त बर्बाद होता है, बल्कि ये काफ़ी रिस्की भी हो सकता है। लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम एक ऐसी लिस्ट दे रहे हैं जिसे आप आंख बंद करके बुकमार्क कर सकते हैं। ये आपकी सभी सरकारी ज़रूरतों के लिए एक भरोसेमंद, सेफ और सीधी गाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन वेबसाइट्स पर एक नज़र डालते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और ज़रूरी कामों के लिए सबसे अहम है। देखिए, ये जो लिंक्स हैं ना, ये बहुत काम के हैं। incometax.gov.in पर आप सिर्फ अपना टैक्स ही नहीं भरते, बल्कि अपने रिफंड का स्टेटस भी आसानी से देख सकते हैं। फिर है uidai.gov.in, जहां से आप अपना आधार तो डाउनलोड कर ही सकते हैं, साथ ही अपनी बायोमेट्रिक जानकारी को लॉक करके उसे और भी ज़्यादा सेफ बना सकते हैं। epfindia.gov.in पर आप घर बैठे अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की पासबुक चेक कर सकते हैं। और हाँ, passportindia.gov.in, इसने तो पासपोर्ट बनवाने के पूरे प्रोसेस को ही बहुत आसान बना दिया है। तो मतलब साफ है, इन ऑफिशियल वेबसाइट्स को इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप सीधे सरकार से जुड़ते हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं, और सबसे ज़रूरी बात, आपकी पर्सनल जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। अच्छा, अब बात करते हैं उन वेबसाइट्स की जो हमारे भविष्य की नींव रखती हैं। जी हाँ, एजुकेशन और रोजगार से जुड़े वो सरकारी पोर्टल जो लाखों लोगों के लिए मौकों के दरवाजे खोलते हैं। ये स्लाइड तो करियर बनाने वालों के लिए खजाने की तरह है। upsc.gov.in यानी सिविल सर्विसेज का सपना देखने वालों के लिए सब कुछ यही है, पुराने पेपर से लेकर सिलेबस तक। ssc.nic.in ये केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में नौकरियों के लिए भर्तियां निकालता है। cbsc.gov.in ये स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए एक बहुत ज़रूरी रिसोर्स हब है। और nta.ac.in यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जेई और नीट जैसी देश की कई बड़ी एंट्रेंस परीक्षाएं कराती है। तो ये रही आपकी अपनी डिजिटल सरकारी टूलकिट। इन सभी वेबसाइट्स को बुकमार्क कर लीजिए। इसके बाद आप कभी भी गलत जानकारी या फर्जी वेबसाइट्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सही जानकारी तक सीधी पहुंच से आपका समय और एनर्जी दोनों बचेंगे। जैसे जैसे भारत डिजिटल होता जा रहा है, ये सारी सेवाएं और भी बेहतर और आसान होती जाएंगी। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? डिजिटल गवर्नेंस का भविष्य कैसा होना चाहिए और इसमें हम नागरिकों के लिए और क्या-क्या सुविधाएं जुड़नी चाहिए? सोचिएगा जरूर। इंटरनेट पर जब हम कुछ खोजते हैं तो अक्सर ये उलझन होती है कि इतनी सारी वेबसाइट्स में से असली सरकारी वेबसाइट कौन सी है। तो आज हम एक बहुत ही आसान लेकिन जबरदस्त तरकीब सीखने वाले हैं, जिससे किसी भी ऑफिशियल भारतीय वेबसाइट को पहचानना एकदम आसान हो जाएगा। हम सब, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी या सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए इंटरनेट पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन हजारों वेबसाइट्स की इस भीड़ में ये कैसे पता करें कि भरोसा किस पर करना है? ये एक बहुत बड़ी और आम समस्या है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसका जवाब हमेशा हमारी नज़रों के ठीक सामने ही होता है। जी हाँ, किसी भी वेबसाइट की सच्चाई का राज
उसके एड्रेस में, यानी कि उसके यूआरएल में ही छिपा होता है। हर ऑफिशियल वेबसाइट समझिए कि एक तरह का गुप्त संकेत या एक सरकारी मोहर इस्तेमाल करती है, और ये संकेत हमें मिलता है उसके यूआरएल के बिल्कुल आखिर में, जिसे हम डोमेन कहते हैं। और हाँ, ये कोई रैंडम कोड नहीं होता। ये भारत की ऑफिशियल संस्थाओं के लिए एक खास पहचान है, जो उन्हें नकली या प्राइवेट वेबसाइट से अलग करने के लिए ही बनाई गई है। तो चलिए, अब देर किस बात की, इन वेबसाइट एड्रेस को डिकोड करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को समझते हैं और देखते हैं कि ये गुप्त संकेत आखिर हैं क्या। तो देखिए, यहाँ 3 सबसे ज़रूरी डोमेन्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। पहला है .gov.in। इसका सीधा मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये केंद्र या राज्य सरकार की वेबसाइट्स के लिए होता है। दूसरा है .nic.in। ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की वेबसाइट्स होती हैं जो खुद सरकारी विभागों को मैनेज करता है। और तीसरा है .ac.in, यानी एकेडमिक, जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए होता है। चलिए, इसे कुछ असल उदाहरणों से समझते हैं। यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल mp.gov.in और MP ऑनलाइन mponline.gov.in, दोनों के आखिर में .gov.in लगा है। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट rbi.org.in है और SBI की sbi.co.in है। तो इससे एक सवाल खड़ा होता है, इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनमें से कौन सी वेबसाइट खास तौर पर सरकारी पोर्टल होने के नियम को पूरा कर रही हैं? यहीं पर असली फर्क समझना जरूरी है। देखिए, gov.in एक एकदम साफ सरकारी पहचान है, जैसा कि mp.gov.in में दिखता है। दूसरी तरफ .org.in और .co.in का इस्तेमाल संगठन और कंपनियां करती हैं। अब RBI और SBI है तो ऑफिशियल संस्थान, लेकिन वो सीधे तौर पर सरकारी विभाग नहीं है। एक स्वायत्त संस्था है और दूसरा पब्लिक सेक्टर बैंक। इसीलिए उनके डोमेन सरकारी पोर्टल की पक्की निशानी नहीं है। असली सरकारी मोहर तो gov.in ही है। तो सवाल उठता है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? ये सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है। इसे जानने के असल जिंदगी में बहुत बड़े फायदे हैं जो हमारी काफ़ी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला फायदा, हमें सही जानकारी मिलती है, फिर चाहे वो एग्जाम का रिजल्ट हो या कोई सरकारी योजना। दूसरा, हम धोखाधड़ी से बचते हैं। कई नकली वेबसाइट्स बिल्कुल असली जैसी दिखती हैं। और तीसरा, जब हम सीधे सही सोर्स पर जाएंगे तो जाहिर है हमारा बहुत सारा समय भी बचेगा। और आज के इस डिजिटल दौर में जानकारी के सही सोर्स को पहचानना ही शायद कामयाबी की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी बन गया है। तो अब जब ये सारी जानकारी हमारे पास है, तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? तो अब से जब भी किसी वेबसाइट को लेकर मन में कोई शक आए तो उसे परखने का तरीका हमारे पास है। बस एक बात हमेशा याद रखनी है, पता ही पहली पहचान है। वेबसाइट के URL के आखिर में क्या लिखा है, उस पर हमेशा गौर करें। ये छोटी सी आदत ऑनलाइन दुनिया में हमें सुरक्षित भी रखेगी और सूचित भी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ में सरकारी सेवाओं की जानकारी चाहिए? अब दफ्तरों के चक्कर काटने की शायद उतनी ज़रूरत न पड़े अगर सही डिजिटल रास्ता पता हो। तो चलिए, आज इसी डिजिटल दुनिया में चलते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार की उन खास वेबसाइट्स को जानते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के काम को आसान बना सकती हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई, सही और भरोसेमंद सरकारी जानकारी आखिर मिलेगी कहाँ? इंटरनेट पर तो इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, कौन सी असली है और कौन सी नहीं, इसमें उलझना तो लाजमी है। तो आइए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो हमारी इस डिजिटल यात्रा की शुरुआत हम करेंगे उस एक मेन गेटवे से, मतलब वो वेबसाइट जो सभी सरकारी सर्विसेज के लिए एक तरह से एंट्री पॉइंट है। और ये रहा हमारा पहला और सबसे ज़रूरी पड़ाव, छत्तीसगढ़ सरकार का मेन पोर्टल। देखिए, कहीं और भटकने से अच्छा है कि शुरुआत हमेशा यहीं से की जाए। ये समझिए कि एक वन स्टॉप शॉप है जहां से हर डिपार्टमेंट का रास्ता मिल जाएगा। इसका एड्रेस बहुत सिंपल है, cgstate.gov.in। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, किसी भी सरकारी वेबसाइट के आखिरी में .gov.in लगा होता है। ये उसकी पहचान है कि जानकारी भरोसेमंद है। तो ये पोर्टल, जैसा कि मैंने कहा, राज्य की सभी सर्विसेज का मेन गेटवे है। ठीक है, तो मेन गेटवे तो हमने देख लिया। अब जरा अंदर चलते हैं और उन खास डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट्स पर नजर डालते हैं जिनकी हमें आए दिन जरूरत पड़ती है।
देखिए, यहाँ हर काम के लिए एक खास वेबसाइट है। मान लीजिए कोई कानून व्यवस्था से जुड़ी बात है तो सीधे cgpolice.gov.in पर जा सकते हैं। किसानों के लिए agriportal.cg.nic.in है। और अरे हाँ, बिजली का बिल भरना है तो csbdcl.co.in है ना। मतलब हेल्थ हो, सड़कें हो या शहर का कोई काम, सब कुछ बस एक क्लिक दूर है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो बहुत बहुत जरूरी है, जमीन और प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स। हम सब जानते हैं कि जमीन से जुड़े मामले कितने अहम होते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, सब कुछ ऑनलाइन है। यहाँ पर 2 वेबसाइट्स हैं और दोनों में फर्क समझना जरूरी है। पहला है भुइयां पोर्टल। ये आपको जमीन के कागजात देता है, जैसे खसरा और खतौनी, मतलब जमीन का मालिक कौन है, उसका एरिया कितना है, ये सारी डिटेल्स। और दूसरा है भू नक्शा। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये आपको जमीन का नक्शा दिखाता है। तो आसान भाषा में कहें तो भुइयां है कागज और भू नक्शा है नक्शा। अच्छा, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स और उन लोगों की जो नौकरी की तलाश में हैं। जी हाँ, हमारा अगला सेक्शन है एजुकेशन और एग्जाम्स के बारे में। तो अगर स्कूल एजुकेशन से जुड़ा कोई भी अपडेट, कोई सर्कुलर देखना हो तो eduportal.cg.nic.in है। और हाँ, बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स, उसके लिए तो एक ही जगह है, CGBSC की वेबसाइट cgbsc.nic.in। सारे अपडेट्स, टाइम टेबल, सब कुछ यहीं मिलेगा। और ये वेबसाइट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, CG व्यापम। राज्य में कोई भी सरकारी नौकरी का एग्जाम हो या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना हो, सारी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। इसका एड्रेस vyapam.cgstate.gov.in, इसे तो कहीं लिख कर रख लीजिए, बहुत काम आएगा। तो हमने काफ़ी सारी वेबसाइट्स देख लीं। अब ऐसा करते हैं, एक क्विक रीकैप करते हैं और उन सबसे ज़रूरी पोर्टल्स पर फोकस करते हैं जो हमेशा याद रहने चाहिए। देखिए, अगर आपको सब कुछ याद न भी रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये जो अगली 5 वेबसाइट्स हैं ना, इन्हें ज़रूर ध्यान में रखिए। ये एक डिजिटल टूलकिट की तरह हैं, इनसे ज़्यादातर काम बन जाएंगे। तो ये रही वो लिस्ट। सबसे पहले CG का मेन पोर्टल, फिर नौकरी और एग्जाम्स के लिए व्यापम, जमीन के रिकॉर्ड के लिए भुइयां, सुरक्षा के लिए पुलिस की वेबसाइट और बिजली के बिल के लिए CSPDCL। बस ये 5 नाम और इनके URL याद रख लीजिए। एक सलाह है, इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये जानकारी हमेशा आपके फ़ोन में रहे। तो आज हमने छत्तीसगढ़ के डिजिटल दरवाजों को खटखटाया, पर आखिर में एक सवाल। टेक्नोलॉजी तो रोज आगे बढ़ रही है, तो सोचिए डिजिटल गवर्नमेंट्स और किन तरीकों से हमारी जिंदगी को आसान बना सकता है, क्या क्या नई चीजें हो सकती हैं। इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं।